Hello and welcome everyone. Welcome all of you to virtual classes. I am Anisha. So from this video we are going to start our new chapter, that is chapter number 10, Grassroots Democracy Part 1, Governance. So here in this chapter we are going to understand about governance, and yes, I am going to explain both in Hindi as well as in English. So इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जो कि है ग्रासरूट डेमोक्रेसी पार्ट 1 गवर्नेंस के बारे में। तो इस चैप्टर से हम समझेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, जो ग्रास रूट में कैसे वो वर्क करता है और गवर्नेंस क्या है उसके बारे में हम आप यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम एक कोटेशन पढ़ लेते हैं जो कि है महाभारत से। ठीक है, राजनम धर्म गोप्तरम धर्मो रक्षाति रक्षिता। इसका मतलब है द रूलर्स प्रोटेक्ट धर्म एंड धर्म प्रोटेक्ट्स दोस हु प्रोटेक्ट इट। देखो, द रूलर मतलब जो राजा अपनी प्रजा की प्रोटेक्ट करते हैं, धर्म उसका धर्म होता है प्रोटेक्ट करना। तो राजा अगर ऐसे प्रजा की प्रोटेक्ट करेंगे तो राजा को भी प्रोटेक्शन मिलेगा, किससे? धर्म से। जो राइट एक्शन होता है, जैसे राजा ने एक राइट एक्शन लिया अपने प्रजा को प्रोटेक्ट करके, तो अगर राजा ने अच्छा किया है तो उसके साथ भी अच्छा होगा, उसको भी प्रोटेक्शन मिलेगी। तो यही इस लाइन का अर्थ है। ओके, सी हियर दिस मीन्स दैट दिस रूलर, ओके, द रूलर हु प्रोटेक्ट्स धर्म मीन्स द राइट एक्शन, ओके, द राइट एक्शन। एंड फॉर अ रूलर व्हाट इज द राइट एक्शन? टू प्रोटेक्ट इट्स सब्जेक्ट, इजंट इट? इट्स सब्जेक्ट मीन्स इट्स पीपल, इट्स सिटीजन्स। So and if the rulers are going to protect its subject, if they are going to protect the right action, then the right action will also be going to protect the ruler, means the ruler will also be safe here. Okay, as he is doing the right thing will happen to him. Okay, so this was the line taken out from the Mahabharata. Next, let us see another quotation given by Rigoberta Menchutum. Okay, there is no peace without justice. See, listen very carefully. Okay, there is no peace without justice, no justice without equality, no equality without development, no democracy without respect to the identity and dignity of cultures and peoples. See, इसका मतलब देखो यहाँ मतलब पीस मतलब शांति, जस्टिस मतलब न्याय, है कि नहीं, और इक्वालिटी मतलब समानता, डेवलपमेंट मतलब विकास, और डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। तो यहाँ पे देखो, ये जो टर्म्स है, ये नए टर्म्स है आपके लिए। तो यहाँ पे शांति नहीं होगी अगर वहाँ पे न्याय नहीं होगी। ऐसे मतलब एक सोसाइटी में शांति कभी नहीं हो सकती अगर सोसाइटी में न्याय नहीं है, और न्याय भी नहीं होगी अगर उस सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं है। विदाउट इक्वालिटी वहाँ पे कोई न्याय नहीं होगी, वहाँ पे कोई ऐसे जस्टिस नहीं होगी। और अगर इक्वालिटी भी नहीं है तो इक्वालिटी के बिना फिर डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर इक्वालिटी नहीं है, जो गरीब है वो गरीब होते जाएंगे, जो रिच है वो रिच होते जाएंगे, तो सोसाइटी में क्या आएगी? एक डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाएगी। तो उसके कारण क्या होगा? कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। और अगर डेमोक्रेसी नहीं है, देखो, नो डेमोक्रेसी विदाउट रिस्पेक्ट टू द आइडेंटिटी एंड डिग्निटी ऑफ कल्चर एंड पीपल। इसका मतलब क्या है? ऐसी सोसाइटी में अगर डेमोक्रेसी नहीं होती है जहाँ पे लोगों की आइडेंटिटी और लोगों की डिग्निटी, कल्चर्स की रेस्पेक्ट नहीं की जाती। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है पीपल्स पावर, है कि नहीं? लोकतंत्र मतलब लोगों के हाथ में पावर है। अगर लोगों को ही रिस्पेक्ट नहीं करते, लोगों की आइडेंटिटी, डिग्निटी ही उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे, तो ऐसी जगह पे क्या है? ऐसे सोसाइटी में डेमोक्रेसी ही नहीं होगी। तो आई होप आपको समझ आ गया हो ये जो लाइन है। See, here this line, see, there is no peace, there will be no peace without justice, and again without justice there will be no equality. How? Again, without equality, again there will be no development. How? See, if there is no equality, if there is a disparity between the rich and the poor, then what will happen? There will be, like, the society will go into some other directions, isn't it? There will be no development possible, because many of the section of the society will be remaining poor. So in such a society, what will happen? There will be no economic development. So there are not only economic development, there are so many sectors in which there will be no development will take place. And the most important here, there will be no democracy. Okay, in a society there is no democracy where the rulers does not respect the identity and dignity of their people, the culture of their people, because democracy means the power is in the hand of the people, isn't it? Democracy, the meaning of democracy is power lies to the people, rule of people. So if there is no respect for the people, then there will be no democracy. So I hope you have understood these lines. Okay, so now let us start. So what are we going to cover up in this chapter is that the three big questions.
यहाँ इस चैप्टर में हम क्या मतलब कवर करने वाले हैं, देखो पहले तो हम देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस। हम गवर्नेंस का मतलब जानेंगे कि गवर्नेंस का मतलब क्या है, कौन सी वो प्रोसेस है जिसको हम गवर्नेंस बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है। जैसे हम बोलते हैं ना गवर्नमेंट, जैसे देश को चलाने के लिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत है, तो ये गवर्नमेंट ज़रूरत क्यों है, इस चीज़ को हम समझेंगे इस चैप्टर के द्वारा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी का मीनिंग हम समझेंगे और व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, डेमोक्रेसी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, उस चीज़ को भी हम समझेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। So here we are going to understand the meaning of governance, and after that we are also going to understand why do we need a government, and also the meaning of democracy and the importance of democracy, because our country India is a democratic country, isn't it? So it is very much important for us to know the meaning of democracy, otherwise how are we going to use our rights? If you know the meaning of democracy, if you know your rules, if you know the constitution, then you will be able to use your rights, you will be able to know, okay, what this is wrong and this is right. So this chapter is a basic chapter in which you will understand about democracy in a simple term, okay. Before that we are going to understand about governance and government. So here we are going to discuss about the organs of government, the levels of government, okay, through some case studies. So let us start. Introduction. Okay, human beings have been living in communities for long time, and when a large number of people live together, there can be disagreements and disorders, and rules become necessary to maintain order and harmony in the society. See, human beings are living in community, and this we have explored in our previous chapter in family and community, isn't it? If you haven't watched that video, do watch it. It is available in the description box, okay. So here, see, human beings have been living in communities for a very long time, and when this large number of people they'll come and live together, then obviously it is natural that there will be disagreement. Why? Because the people thinking, their nature, everything is different, isn't it? And there will be, because of disagreement, again there will be disorder. So in order to maintain the society, in order to maintain order and harmony means here peace, santi, okay. So some rules are important to implement, okay. If there are proper rules and regulation in society, there will be always order and harmony in that society. देखो जो लोग हैं, जो मनुष्य है, कम्युनिटीज़ में रहते आ रहे काफ़ी लंबे समय से, है कि नहीं। और इसके बारे में अपने पिछले चैप्टर में भी देख लिया था, फैमिली एंड कम्युनिटीज़ में कैसे लोग रहते हैं एक साथ, है कि नहीं। तो ऐसे जब बहुत ज़्यादा लोग ऐसे रहने लग जाते हैं कम्युनिटी में, तो ऑब्वियसली उनके बीच मनमुटाव आ जाता है। और जब मनमुटाव आता है, क्योंकि देखो उनके विचार अलग होते हैं, सोच अलग होते हैं, किसी का ओपिनियन कुछ अलग होता है, दूसरे कुछ किसी और के बारे में सोचता है। तो जब ऐसे अलग अलग विचार के लोग जब एक साथ रहते हैं, तो इनको मेंटेन रखने के लिए क्या लेके आना पड़ता है, रूल्स लेके आना पड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आना पड़ता है। वरना क्या हो जाएगा, सोसाइटी डिसऑर्डर हो जाएगी, है कि नहीं। सोसाइटी फंक्शन ही नहीं करेगी। तो रूल्स क्यों नेसेसरी है, मेंटेन ऑर्डर एंड हार्मनी, शांति बनाए रखने के लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे हमने सुना है ना कि बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है, स्कूल्स में भी है, आपके घरों में भी है, हर जगह रूल्स एंड रेगुलेशन। तो उसके बारे में हम छोटा सा यहाँ पे देख लेते एक एग्जाम्पल की तरफ। There are probably some simple rules at home that you are expected to follow. The school where you study has rules too, some for students, other for teachers. In higher classes, students appearing for examination must follow certain rules. Drivers on the roads are expected to follow traffic rules. People employed in all kind of jobs also need to follow the rules set by their employer, while the employers must also follow rules which they have committed to their employees. See, why rules? Every sector has to follow some kind of rules and regulation, otherwise there will be disorder, isn't it? There will be chaos in the society or in that particular sector. For example, at your homes also, see, you are been following certain rules, like for example eating in time. For watching television also you might have some time, isn't it? If you are not provided some particular time, then what will happen? You will be watching television all day. And again, what if you are going to watch television all day, then it will be hamper in your studies, isn't it? And you will be having a proper time for studying, you will be having proper time to go and play outside, and you are having a proper time to come back to home in time. So these are certain rules that we are following, simple rules that we are following at our homes, isn't it? So similarly,
We have certain rules that we are going to follow in schools also, like in a classroom. There are rules for separate rules for students, isn't it? Different rules, not separate rules, different rules for students. For example, when you are going to school, you have to wear uniform. That is your rules. Among your rule, you should not be late in the school. You should not make noise in the class. We should not make noise while the teacher is teaching. You should not go out of the class without taking permission. So these are certain rules that you are following in the school as a student, isn't it? And there are rules for teachers also, like for example, going into school timely, covering up the chapters, making the student understand properly, checking the notebooks. So these are some of the rules that the teachers are following. So similarly, that in principle there are rules for principals also, and for higher classes also, students who are appearing for examination, they also follow certain rules in order to go through those examination, isn't it? And the most important here is that the drivers, see, they are also have to see, all of us have to follow rules which are related with the traffic. Otherwise, what will happen? This will lead to certain accidents, isn't it? If you are not following proper rules. For example, if there is a red light, you need to stop. If there is a green light, then you are allowed to go. So these are rules, isn't it? And some in other sector, like people who are being employed in a job, different kinds of job, they need to follow certain rules which are being set up for them, isn't it? For providing, which are being set up by their employers, and that employer must also follow rules which they have committed to their employee. So just like this, we need, see here what we have understood, the importance of rules, isn't it? Without rules, a society cannot function smoothly. Rules and regulations are very much important, okay? Otherwise, there will be disorder, there will be no peace in the society. In any society, in any sector, you see, in your home itself, you are following certain rules, isn't it? So, देखो यहाँ पे क्या है, जो rules के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है. देखो जैसे कि जैसे आपके घरों में है, बहुत ऐसे घर में भी हम कई रूल्स हम फॉलो करते हैं कि नहीं, जैसे कि टाइम पे घर आना, जैसे टीवी देखने के लिए हमारे पास ऐसे कुछ 1 घंटे या 2 घंटे का हमें टाइम मिलता है, जैसे समय एक पर्टिकुलर सेट किया जाता है. खाना खाने का हमारा टाइम होता है, बाहर जाके खेलने का हमारा एक टाइम होता है, जल्दी वापस आना. तो ये सब क्या है, हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं. अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो क्या होगा, मतलब उथल पुथल हो जाएगी हमारी. ऐसे फैमिली भी है कि नहीं, जो अपनी मन मर्जी करने लगेगा. कोई जैसे अगर अपनी मम्मी ने टाइमली खाना नहीं पकाया, आपको भूख लग रही है, तो आप खाना कहाँ से खाओगे. तो ऐसे सर्टेन रूल्स है हर एक सदस्य के लिए, जो हम फैमिली में भी मेंटेन करते हैं, और एक एज स्टूडेंट भी. जैसे आप स्कूल जाते हो, रोज़ स्कूल जाते हो, तो वहाँ पे कौन कौन से ऐसे रूल्स होते हैं. जल्दी स्कूल टाइम से पहुँचना, यूनिफॉर्म क्लीन, नीट एंड क्लीन होके जाना, अच्छी यूनिफॉर्म, जैसे साफ़ सुथरी यूनिफॉर्म डाल के जाना, है कि नहीं. क्लासरूम में कोई हल्ला नहीं करना. टीचर्स जब पढ़ा रही होती है तो हमें हल्ला नहीं करना होता है. क्लासरूम के बाहर हम ऐसे ही नहीं जा सकते, परमिशन लेके हमें जाना होता है. जब वॉशरूम भी जाना होता है तो हम परमिशन लेके जाते हैं कि नहीं, जैसे मैं आई गो टू द वॉशरूम, ऐसे करके हम परमिशन लेते. हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो रूल है वहाँ का, है कि नहीं. तो ऐसे ही कुछ रूल टीचर्स के लिए भी है, जैसे सिलेबस टाइमली कंप्लीट करवाना, आपको अच्छे से पढ़ाना, आपकी कॉपीज़ वगैरह चेक करना, है कि नहीं, आपके साथ अच्छा ऐसा रिलेशन मेंटेन करना. ये सब कुछ एक रूल्स के अंदर ही आ जाता है. अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, क्लास में जो मर्जी आएगा तब मर्जी आएगा, जो डाल के आना चाहेगा वैसे आएगा, कोई ऐसे वैसे हल्ला होगा, कोई पढ़ाई लिखाई ही नहीं होगी वहाँ पे, तो मेंटेन ही नहीं होगा कुछ भी, है कि नहीं. तो हमें रूल्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. और जैसे बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम्स अपेयर कर रहे हैं, वो भी बहुत सारे ऐसे रूल्स फॉलो करते उस एग्ज़ाम्स तक पहुँचे होते हैं. और ड्राइवर्स जो जब गाड़ी चला रहे होते हैं, उनको बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने होते हैं. क्योंकि हम जैसे वहाँ पे, जैसे एक यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है, उसको देख के हम अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को. जैसे फुटपाथ पे हम गाड़ी नहीं चला सकते, अगर रेड लाइट है तो आपको रोकना चाहिए, अगर ग्रीन लाइट है तभी चलाना चाहिए, अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो आपको तब गाड़ी ऊपर से नहीं चलाना चाहिए. तो ऐसे बहुत सारे रूल्स है, ठीक है. और जो लोग जॉब्स वगैरह करते हैं उनके लिए भी रूल्स होती है. ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स या टीचर्स के लिए रूल्स होते हैं. जो जॉब करते हैं पीपल, उनके लिए भी रूल होता है, जैसे टाइमली पहुंचना, जो भी उनका काम है अच्छे से करना, है कि नहीं. और जैसे सैलरी वगैरह के रिलेशन में कुछ रूल्स होता है, महीनों में कितनी छुट्टी मिलेगी उसके रिलेटेड रूल्स होती है. और जो एम्प्लॉयर है जो उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, और एम्प्लॉयज़ के भी लिए अलग रूल्स होते हैं. तो अगर ये रूल हम ऐसे अच्छे से ओबे करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो क्या होता है, जो हमारी सेक्टर है, जो अलग अलग सेक्टर के बारे में हमने बात की, जैसे स्कूल्स, रोड्स, ये जो जॉब्स वगैरह का सेक्टर है, तो इसमें हार्मनी बनी रहेगी. अगर रूल्स नहीं है तो क्या होगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं. तो यहाँ पे क्या हमें पता लगता है, इम्पोर्टेंस ऑफ रूल्स. तो ऐसे ही कुछ रूल्स है जो देश के लिए, है कि नहीं, जो लॉस हम जिसको बोलते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है. What would happen if no one followed those rules?
अ सिंपल आंसर इज़ दैट सोसाइटी वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन। देखो जो हमने रूल्स के भी हमने बात की, अगर क्या होगा अगर किसी ने ये रूल्स फॉलो नहीं किया, तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, जैसे मैंने आपको बताया भी, सोसाइटी फंक्शन ही नहीं करेगी, वहाँ पे पीस ही नहीं रहेगा, वहाँ पे क्योटिक हो जाएगा, सब उथल पुथल हो जाएगा, तो सोसाइटी फंक्शन ही नहीं करेगी। सी हियर व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो सच रूल्स, इफ नो वन इज फॉलोइंग सच रूल्स, देन द सिंपल आंसर इज दैट society will not be able to function, isn't it? And if the society doesn't function, what will happen? Chaos will be created everywhere, isn't it? Okay, so here are some questions, let us explore it. So describe two pictures given in figure 10.1 on page 151. What differences do you see between them? Okay, we'll see. Okay, so let us go to the picture and let us try to differentiate. Okay, here a picture is given, two picture, and we'll come back to it. See, वन इज़ दिस पिक्चर, एक ये पिक्चर है, इन दो पिक्चर को हम इन दो इमेजेस को हमें देख के हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या मतलब डिफरेंस है। देखो इस पिक्चर को देख के आपको क्या लग रहा है, इस इमेज को देख के, जैसे लोग जैसे फुटपाथ में अच्छे से चल रहे, गाड़ियाँ सड़कों में अच्छे से चल रही, जेब्रा क्रॉसिंग दिख रही है, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट भी अच्छे से दिख रही है कि नहीं, अच्छे से फंक्शन कर रही, लोग ऐसे चल रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसे इधर उधर चल रही, इधर उधर ऐसे कुछ भी फैला हुआ नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो पिक्चर है ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है विद प्रॉपर ट्रैफिक लाइट्स एंड सेफ प्लेस फॉर पीपल टू क्रॉस। यहाँ पे अगर कोई क्रॉस भी करना चाहिए तो सेफली वो क्रॉस कर सकता है कि नहीं, जो इस पिक्चर को देख के हमें ये पता लग गया। अब दूसरी पिक्चर की तरफ जाते हैं, अब दूसरी पिक्चर देखते हैं। देखिए इस पिक्चर को तो हमने देख लिया और हमने क्या आंसर दे दिया, ये पिक्चर बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं। सो दिस पिक्चर शोज दैट इट इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड विद प्रॉपर ट्रैफिक लाइट्स, सेफ प्लेस फॉर पीपल टू क्रॉस। सो सी हियर दिस इज द अनदर पिक्चर। ये देखो, देखती है आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे कोई रूल्स फॉलो ही नहीं हो रहा है कि नहीं। जब जो जिसका मन हो, जहाँ पे जाने का मन हो जा रहा है। देखो फुटपाथ में भी गाड़ी चल रही है, और देखो इधर साइड भी फुटपाथ पे गाड़ी चल रही है, यहाँ पे लोग चल रहे हैं, रास्ते में बीच रास्ते में स्केटिंग कर रही है ये लड़की, और यहाँ पे साइकिल्स भी ऐसे इधर उधर ऐसे चला रहे, कोई क्रॉसिंग, कोई जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा, ना तो कोई ट्रैफिक लाइट्स वगैरह दिख रहा है। तो ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है। सो द अदर पिक्चर इज सी, द अदर पिक्चर इज वेरी मच अनऑर्गेनाइज्ड, इजंट इट, विथ लॉट्स ऑफ कार्स, बाइक्स एंड पीपल ऑल मिक्स टुगेदर एंड विदाउट क्लियर रूल्स। सो दिस पिक्चर shows that it is unorganized and another picture shows that it is well organized, isn't it? So आई होप आपको समझ आ गया हो। तो दूसरा क्वेश्चन अब देख लेते हैं यहाँ पे, हाउ डू यू कनेक्ट दिस विद आवर डिस्कशंस ऑन रूल्स। तो हमने अभी रूल्स के बारे में डिस्कस किया है कि नहीं, कि जैसे रूल्स बहुत ज़रूरी होती है, जैसे अगर रूल्स हम मेंटेन नहीं करते तो क्या होता है, सोसाइटी फंक्शन ही नहीं करेगी। तो इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं हमारे डिस्कशन में। देखो दिस सोर्स, जिस पिक्चर को देख के हमें क्या पता लगता है, ये दिस सोर्स द डिफरेंस बिटवीन गुड गवर्नेंस, ऑर्गेनाइज्ड है, एक बहुत ही गुड गवर्नेंस है, और दूसरा है पुअर गवर्नेंस जो कि बहुत क्योटिक और बहुत कन्फ्यूजन है। सो द आंसर फॉर दिस इज, दिस सोर्स द डिफरेंस बिटवीन अ गुड गवर्नेंस ऑर्गेनाइज्ड एंड सेफ एंड पुअर गवर्नेंस क्योटिक एंड कन्फ्यूजिंग। ओके, सो नेक्स्ट, व्हाट आर सम ऑफ द रूल्स इन योर स्कूल, हु मेड देम। तो आपके रूल्स, देखिए स्कूल में क्या क्या रूल्स है और किसने उनको बनाया होगा। तो आपके स्कूल में क्या क्या रूल्स है आप लिख सकते हो। जैसे स्कूल में तो हर जगह सेम ही रूल्स होता है, जैसे हमें यूनिफॉर्म पहन के जाना होता है, टाइमली हमें अराइव करना होता है, रिस्पेक्ट करना पड़ता है सबकी। तो ये रूल्स कौन बनाता है, ज़्यादातर वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशंस है स्कूल से रिलेटेड, वो लोग बनाते हैं, या तो प्रिंसिपल्स बनाते हैं, या फिर कभी कभी टीचर्स भी बनाते हैं। तो आपके स्कूल में कैसे कैसे रूल्स है, क्या रूल्स है, और उसको कौन बनाता है, आप अपने हिसाब से अपने आइडिया से आप लिखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो who makes the rules and why, how are they made, these are some of the questions we will explore in this chapter। तो ये रूल्स कौन बनाता है और क्यों बनाते हैं, जैसे हम रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर के रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये रूल्स कौन बनाता है और क्यों बनाते हैं। क्यों का तो हमें देखो जवाब मिल गया, क्योंकि रूल्स जो है सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करता है, हार्मनी, पीस एंड हार्मनी में रखता है कि नहीं, मेंटेन रखता है, ऑर्डर, पीस एंड हार्मनी मेंटेन होता है। तो उसके लिए हमें रूल्स चाहिए होता है, लेकिन कौन बनाता है एंड कैसे बनता है ये रूल्स, और ये जो कुछ क्वेश्चंस है जो हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है। The process of taking decision, organizing the society life with different sets of rules and ensuring that they are followed is called governance। देखो एक नया टर्म आ गया आपके आगे, गवर्नेंस, जो कि चैप्टर का ही नाम है कि नहीं, गवर्नेंस। तो देखो गवर्नेंस का मतलब क्या है, गवर्नेंस वो एक
प्रोसेस है, वो एक प्रक्रिया है जहाँ पे डिसीजंस लिया जाता है। किस लिए डिसीजंस लिया जाता है? सोसाइटी को ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए, ताकि वो जो सेट ऑफ रूल्स है जो उन्होंने बनाई है, जो उसको अच्छे से फॉलो किया जाए, उसको एंश्योर करे कि वो जो सारे रूल्स है फॉलोड हो प्रॉपरली। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गवर्नेंस बोलते हैं। एक और बार मैं समझाती हूँ। देखो, जो डिसीजन मेकिंग एक सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हम सेट करते हैं, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को लागू कराने के लिए, जैसे कि इंश्योर करने के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को गवर्नेंस बोलते हैं। सी हियर द प्रोसेस ऑफ in the process of taking decisions where rules and regulations are being set. Why rules and regulations are being set? To organize the society life, isn't it? And these rules and regulations are not only set, it is also ensure that these rules and regulations are followed properly, and this process is known as governance. I hope it is clear. See, the process where the rules and regulations are being set for the society and are also ensured that they are to be followed properly, that process is known as governance. So simply you can write the process of taking decisions, organizing the society's life with different sets of rules and ensuring that they are followed is called governance. So I hope the meaning of governance is clear. So this is important, okay? So you have to understand it. The group of individuals or system that makes the rules and ensures that they are followed is called a government. तो government क्या है? जो group of people है, जो system में जो work करते हैं, जो ये rules and regulations बनाते हैं, ठीक है, और एंश्योर्स करते हैं और एंश्योर करते हैं कि ये फॉलोड हो, ये लागू है प्रॉपरली, तो वो कौन है? गवर्नमेंट है। सम ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट रूल्स आर कॉल्ड लॉज। जो इम्पॉर्टेंट रूल्स है हम उसको क्या बोलते हैं? लॉ बोलते हैं। हम न्याय बोलते हैं कि नहीं, लॉ बोलते हैं। तो देखो, सी हियर the group, see there are some group of individuals or the system, isn't it, which makes these rules, and they also ensures that these rules are properly followed. So that system is known as government, and in order to run a country we also need a government, and government are the one who are making the rule. And how are they making? In how many organs do they have? We are going to discuss all about it, okay? And some of the more important rules are known as what? Laws, okay? Laws. तो लॉ का मतलब क्या हो जाता है? कानून, है कि नहीं? तो जो इम्पोर्टेंट रूल्स वगैरह होते हैं, जो उसको हम क्या बोलते हैं? कानून बोल लेते हैं। तो इसको हम जैसे समझते अच्छे से। This does not mean that the rules and laws are set once and for all, just as you might discuss a particular rule at home with your parents, or as a student body might ask the school or university management to change a rule. Citizens also have a say in the laws and rules governing the society. We will see how these takes place. देखो, मैंने जैसे यहाँ पे आपको समझाया गवर्नेंस और गवर्नमेंट के बारे में। तो ये लोग रूल्स बनाते हैं और इंश्योर करते हैं कि उन रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो किया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार जो रूल बन गई वो हमेशा के लिए रह जाएगी, वो चेंज भी होती है। अगर जैसे सिचुएशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से अगर वो रूल काम करना बंद हो जाता है तो उसको फिर हम चेंज लेके आते हैं, उसमें मॉडिफिकेशंस भी लेके आते हैं। जैसे कि आपके घर में जो रूल्स है, जैसे घर जल्दी वापस आना, टाइमली खाना खाना, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, जैसे हम बाहर चले जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, हम बाहर जाते हैं, तो उस हिसाब से क्या वो तो रूल तो टूट गया। लेकिन मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही वो रूल अच्छे से हम जैसे उसी रूल को हम लागू करेंगे, कभी कभी वहाँ पे चेंजेस भी लेके आएंगे। ऐसे ही सोसाइटी में भी हम जो रूल्स हम सेट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा उसी रूल को हम फॉलो करेंगे, उसको हम चेंज भी करेंगे टाइम के हिसाब से, उसको हम मॉडिफाइड भी करेंगे, ठीक है, लोगों के हिसाब से। तो जैसे एक स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट है या फिर स्टूडेंट है तो आप स्कूल्स और यूनिवर्सिटी को, मैनेजमेंट को भी आप बोल सकते हैं। अगर कोई रूल्स आपको प्रॉब्लम दे रही है, आपके क्लास में ऐसा कोई रूल है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो उसको आप चेंज कर सकते हो, है कि नहीं? तो मैनेजमेंट को पूछ के। तो ऐसे ही सिटीजन्स को भी अगर कोई ऐसे रूल्स जो कोई कानून वगैरह उनको अगर पसंद नहीं आ रही, उनके खिलाफ अगर कोई कानून जारी है, तो वो क्या करेंगे? उसको गवर्नमेंट को पूछेंगे उसको चेंज करने के लिए। तो हम वो प्रोसेस कैसा है, वो कैसे वो करते हैं, उस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। See here, the one's rule, if it doesn't mean that if a rule is been set, they are going to be followed for lifetime. You can modify it, you can change it as per your convenient. Okay, this is what they are saying here. So let us explore more by looking at the organs of government. Okay, before that there are some pictures given here. तो कुछ पिक्चर्स है यहाँ पे, देखिए इस पिक्चर्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि आगे इनके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखो ये पिक्चर्स है, पहले हम देखिए पिक्चर्स को देख लो आप,
क्या लग रहा है? पब्लिक सेक्टर ही है सारा, ठीक है। तो हम इनके नाम देंगे अभी एक एक करके। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई द कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्विस और अदर एक्टिविटीज देर आर रिप्रेजेंटेड इन द 10 पिक्चर? What role do you think the government plays in each of these activities? Can you think of other aspect of your daily life where the government plays an important role? तो इस पिक्चर्स को हम देख लेते हैं पहले हम इनको क्या करते कैटेगराइज कर लेते हैं। ये पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़ है, जो भी एक्टिविटीज़ जो पिक्चर्स है ऊपर, जो भी एक्टिविटीज़ चल रही है उन पिक्चर्स में, वो क्या है? पब्लिक सर्विस वाली एक्टिविटीज़ है, ठीक है। तो हम उनको क्या कर लेते हैं? हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई ईच ऑफ द पिक्चर ओवर हियर। ओके, see here, by looking at this, what does it mean? See, they are constructing like there are some construction going on in the roads, isn't it? So these are the Department of Road Construction, and this is the Department of Railway Transportation, and here border security, isn't it? Border security is here, and after that this is the healthcare, isn't it? Healthcare center, you can say. Here there is the traffic management, and this is the disaster relief. See, they are helping this person, isn't it, when some disasters occur or anything occur. And this is the picture of Supreme Court, okay, judiciary. All right, about judiciary we are going to see. And this is a picture of this is a classroom, isn't it? So what does it mean? It means education sector, isn't it? And what else? We have two more pictures here, okay. And this is the picture of postal service, isn't it? And this is this picture of government office. See how they are working, say they are working here, isn't it? So these are the pictures of government offices. तो ये पिक्चर्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि नहीं, एक एक करके। तो आइडेंटिफाई करने के बाद जो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो उसको देख लेते हैं। What role do you think government plays in each of these activities? तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट कैसे इस रोल को इन एक्टिविटीज़ जो हमने भी देखी, जो पिक्चर्स देखी, इस आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट का रोल क्या है? जो सबसे पहले था जो रोड वाला, तो उस पर क्या है? बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। जो ट्रैफिक वाला था उसमें आ जाएगा ट्रैफिक मैनेजमेंट, रेगुलेटिंग रोड सेफ्टी। अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं होगा, ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे नहीं होगा, तो रेगुलेट कौन करेगा वहाँ पे, है कि नहीं? और जुडिशरी का क्या हो जाएगा? जैसे जस्टिस इंश्योर करना, बॉर्डर्स वाला प्रोटेक्टिंग बॉर्डर्स एंड मेंटेनिंग लॉ, इजंट इट। और एजुकेशन वाला रनिंग स्कूल्स एंड कॉलेज, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जो गवर्नमेंट रन करते हैं कि नहीं। और मेडिकल सेंटर वाला जो हेल्थ केयर है, प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विस टू everyone, isn't it? Especially to the poor ones who cannot afford to go to the private hospitals. And another is disaster relief, isn't it? Responding to emergencies properly. And government office means administrating public services properly. So these are some of the answers. You can write it down as per your convenience, okay? So another question, I'm just making you understand, okay, like what you can write. I'm just giving an example here. If you want me to bring a separate video for question and answer, do comment in the comment section. I'll bring a separate video, okay, which will deal only with questions and answers. So don't worry. And can you think of other aspects of your daily life where the government plays an important role? So can you think like other aspects, like for example, the first thing that comes in my mind is that water supply, electricity, isn't it? These are all been run by the government, isn't it? So ensuring clean and drinking water for water supply, electricity, providing powers to homes and business. And another one more thing, public transport, isn't it? So running buses and metro service. These activities are all been provided by the government. So if there are any other aspects, any other thing that you remember, that you can mention in the comment section. Before we start this topic, see what is written here, organs, isn't it? So our body also has organs, isn't it? So just like our body needs all the organs to function properly, for example the kidney, the brain, lungs, stomach, we all need these to be work properly. If it doesn't work properly, then what will happen? Our body will not function and we will collapse. So just like that, government also has 3 organs, okay, and if those organs doesn't function properly, the government will collapse. So these organs, it means parts, or these organs, the other meaning of organ here in related with government is parts, okay, organs or parts. तो देखो इस पे जैसे organs लिखा हुआ है ना, जैसे हमारी बॉडी में जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे organs है जिसके चलते हम अच्छे से हम चल फिर पाते हैं, जैसे कि हमारा ब्रेन है, हमारा किडनी है, हमारा लंग्स है, हमारा पेट है। अगर ये ऑर्गन फंक्शन अच्छे से नहीं करे तो हम लोग जीवित ही नहीं रहेंगे, हम कोलैप्स हो जाएंगे। ऐसे ही गवर्नमेंट में भी
जैसे देश को चलाने के लिए भी ऐसे कुछ ऑर्गन्स है, ठीक है, गवर्नमेंट के कुछ ऑर्गन्स है, कुछ पार्ट्स है जो कोई इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। अगर ये ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन नहीं किया इन्होंने तो क्या होगा, देश अच्छे से चलेगा ही नहीं। तो आइए उस 3 ऑर्गन्स के बारे में हम जानते। तो उससे पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को देखेंगे, समझेंगे और फिर उन ऑर्गन्स को हम समझेंगे, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को हम समझेंगे, ठीक है। सो हियर बिफोर गोइंग ऑन टू डायरेक्टली टू द 3 organs of government, an example has been given here. Okay, we have to understand this example and we are going to implement this example, okay, as per the organs of the government. So let us start. All over the world, digital technologies have been transforming the way societies functions. In India, till about 30 years ago, people who wanted to transfer money to a distant relative who have to queue up to post office to send a money order after filling up a form, or if they had to send a payment to some business, they would queue up at their bank to obtain demand draft, which we call DD, which would then have to be sent by post. See what happened before the digitalization. Okay, now everything has been digitalized and we can do payment very easily through UPIs, isn't it, by scanning the QR codes, and if you want to send money to any of your relatives, instantly you can send. But before it was not like that. Okay, before around 30 years also, if people wanted to transfer money to their relatives who are in another place, another area, then they have to go stand in the queue in the post office and they have to send a money order from there, okay, after filling a form of the money order. And if they have to pay this money to for some business, then what they have to do, they have to go to the bank, and there again they have to stand in queue, and they have to make a demand draft. Again, this demand draft they are going to send to be by the post. So it was a very long process, isn't it? But today it is very much easier. So यहाँ पे देखो क्या है, जैसे कि अभी तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप्ड हो गई है, डिजिटलाइजेशन काफ़ी आ गई, अगर हमें कोई भी पेमेंट करने में आसानी से कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं था, लगभग 30 साल पहले भी क्या होता था, लगभग 10 साल पहले भी अगर हम बात करें तो इतना डिजिटलाइज नहीं था सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 30 साल पहले की हम बात करते, अगर लोगों को जैसे मनी सेंड करना हो कहीं से, मतलब उनके कोई रिश्तेदार को जो दूसरे एरिया में रहते, तो उनको क्या करना पड़ता था, पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था। वहाँ पर एक बहुत ही लंबी लाइन होती थी, वहाँ पे फिर उस लाइन में खड़े होकर फिर उनको एक मनी ऑर्डर का फॉर्म फिलअप करना पड़ता था। और अगर उनको ये जो मनी है बिज़नेस के लिए पेमेंट करना है, तो फिर उनको ये सेम फिर क्यों कहाँ पर खड़े होना होता था, उनको बैंक में खड़े होना होता था। और वहाँ पर उनको फिर क्या ऑब्टेन करना होता था, जैसे यहाँ पर मनी ऑर्डर की फॉर्म फिलअप करते थे, यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट उनको ऑब्टेन करना पड़ता था। फिर डिमांड ड्राफ्ट मिलने के बाद फिर क्या करना पड़ता था, उसको फिर सेंड करना पड़ता था पोस्ट ऑफिस के थ्रू। तो बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस था, है कि नहीं। यू मे हैव प्रोबेबली नेवर हर्ड दिस टर्म्स मनी ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट। तो आज के टाइम में तो आपने तो इन टर्म्स के, इन शब्दों के बारे में सुना ही नहीं होगा, जैसे मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, जिसको हम DD बोलते थे पहले, ठीक है। तो क्यों, बिकॉज टुडे वी हैव डिजिटल मीन्स ऑफ सेंडिंग अक्रॉस मनी इंस्टेंटली। सी, क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास डिजिटल मीन्स है, हम कहीं भी अगर किसी को भी पैसे सेंड करने हैं तो हम ईजिली सेंड कर सकते हैं। अगर आप छोटी से दुकान में जाओगे, वहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, वो लोग क्या करते हैं, जैसे अगर आप कुछ पेमेंट करना है, आपके पास अगर कैश नहीं है तो वो लोग QR कोड दे देते हैं और आप इजीली अपने फ़ोन में से उसको स्कैन कर लेते हो और आप पेमेंट कर लेते हो। तो बहुत ही आसान हो गया। अब आपको बैंक में जाके खड़ी नहीं होना, पोस्ट ऑफिस में जाके वो सब फॉर्म फिलअप वगैरह कुछ भी नहीं करना होता है। आसानी से घर बैठे बैठे आप कहीं भी मनी सेंड कर सकते हो। तो ये सब किसके कारण हुआ, डिजिटलाइजेशन के कारण, इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी के कारण, है कि नहीं। लेकिन देखिए, जैसे ये बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है ना कि हाँ इसके फ़ायदे बहुत है, लेकिन इसके नुकसान भी है। इसके चलते क्या हो रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं, ठीक है। तो उस ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में यहाँ पे हम समझेंगे। सी, you may have never heard about this term like money order or demand draft, DD, which we say, isn't it? Because in today's world everything has been digitalized and we don't need to go to bank or post office if you want to send money to any of your relatives, or if you are going to pay for any kind of business. Now what happened, by sitting at your home, by sitting at your own place also, you can easily send the money because of digitalization, because of the development of technology. But see, these are some of the advantages of development of technologies, isn't it, or the digitalization. But there are some disadvantages also. Because of this, there has been increased online frauds. So we are going to understand about that, okay, and what rules and regulation government have made and how they are trying to arrest those online frauds, okay.
However, this has also created a new class of criminals who, without even leaving their desks, find digital ways of stealing people's money. This has led many governments to pass new laws in order to fight such criminal activities called cyber crime. तो देखो इसके चलते क्या हो गया, अब नई तरीके के क्रिमिनल्स आ गए हैं, ठीक है। मैदान में जैसे नई तरीके के क्रिमिनल्स आ गए जिनको कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस उनके एक जगह ही बैठ के वो क्या करेंगे, वो लोग डिजिटल वे से वो क्या करेंगे, लोगों के पैसे चुराते हैं। जैसे आपने भी सुना होगा ना कि आप बहुत सारे ऐसे ऐड भी आते हैं कि OTP किसी के साथ शेयर नहीं करना, बैंक का अकाउंट किसी का शेयर नहीं करना, पासवर्ड अपना बहुत स्ट्रांग रखना है वरना वो हैक्ड हो जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, आपको अकाउंट का हैक ही करते हैं, जैसे कि कुछ मैसेज वगैरह सेंड कर देते हैं और आपको बोला जाता है कि अननोन लिंक वगैरह को क्लिक नहीं करना। अगर आपने वो क्लिक कर लिया तो ये क्या हो जाता है, इनको एक्सेस मिल जाता है आपके बैंक का अकाउंट का। तो क्या करते हैं फिर वहाँ से ये OTP वगैरह ये इनको मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, और उसके बाद ये आपके पैसे चुराने लगते हैं बैंक से, अकाउंट से। जैसे हमने कई बार सुना होगा, आपने अपनी मम्मी पापा को भी कहते हुए सुना होगा कि उसके जैसे ऑनलाइन फ्रॉड्स हो गया उसके साथ, जैसे उसके 20,000 रुपये चले गए, किसी के 25,000 रुपये चले गए, ऐसे करके ये लोग बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स चल रहा है आजकल, ठीक है। तो ये जो फ्रॉड्स चल रहा है, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़, ये भी एक तरह का क्राइम ही है। तो ये जो क्राइम जो चल रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटी जो चल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम, ठीक है। तो इसके चलते गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सारे ऐसे नए लॉज बना लिए हैं, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था लॉज, एक बार जो लॉज बन गया, ऐसा कि नहीं, ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा वही रहेंगे, वो चेंजेस लेके आना पड़ता है। तो अब चेंजेस कैसे लेके आए, जैसे डिजिटल वर्ल्ड आ गया, तो डिजिटल वर्ल्ड में क्या हो गया, फिर क्रिमिनल्स आ गए, डिजिटल वाले क्रिमिनल्स आ गए, ऑनलाइन वाले क्रिमिनल्स आ गए, ऑनलाइन फ्रॉड्स वाले क्रिमिनल्स आ गए। तो उनके चलते यहाँ पे फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, नए लॉज पास किए। तो ये लॉज कौन पास करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। वही एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का, ठीक है, तीनों में से एक ऑर्गन जो नए लॉज बनाते हैं वही एक ऑर्गन है। सी हियर what happened, because of the digitalization now online frauds, online criminals are coming up, isn't it? And they have started stealing people's money also without even leaving their desks, by just sitting at their place. What they are doing, see, you might have heard so many ads coming out that don't share your OTP with anyone, don't share your bank accounts with anyone, or don't click into any anonymous link, isn't it? Because if you are going to click that link, what will happen, these online hackers, they are going to hack your account, they are going to hack your phone, and they are going to draw all your money. So in order to cope up with them, what the government has done, the government have started passing new laws, okay, in order to fight such criminal activities. And what name is given to such a criminal activities, cyber crime. I hope you have understood. Some of those criminals who believed in robbing innocent people of their hard-earned money instead of using their skill to contribute to the society have been arrested and convicted in court. They are usually fined as well as jailed for some years. So this criminal, okay, who believe that without doing anything, like just simply sitting at their home, they started robbing innocent people hard-earned money, isn't it? Without doing and without using their skill, without contributing anything to the society, what they have done, what they are doing frauds to the people, they are stealing their money. So what happened, these criminals have been arrested also. So many criminals have been arrested also, and they have been convicted in court, okay, in the court they have been convicted, and they are also usually fined as well as jailed for some years. If their crime is very much big, then they are going to be jailed, all right, and if their crime is not so that much big, then they have to pay some money and they have to leave, and like they have been given warnings, okay. But in most case what happened, they have done a big crime, so they are being jailed, okay, and they are by convicting in the court. So यहाँ पे देखो क्या हुआ, जो criminals है, जो ये सब कुछ करते हैं, जैसे लोगों का पैसा चुराते हैं, लोगों का जैसे हार्ड अर्न मनी लोग चुराते हैं, कुछ भी किए बिना, कुछ भी कंट्रीब्यूट किए बिना, जैसे सोसाइटी में ये लोग बैठे बैठे ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह करें, इन लोगों को गवर्नमेंट ने जैसे नए लॉ बना दिए, तो नए लॉ के चलते बहुत सारे लोग अरेस्ट भी हो जाते हैं, और अरेस्ट होने के बाद कहाँ पे इनकी पेश की होती है, कोर्ट में पेश की होती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इनकी पेश की होती है। अगर ये गिल्टी माने गए, अगर ये पता लग गया, साबित हो गया कि इन्होंने वो सब कुछ किया है, तो इनको फाइन भी किया जाता है, मतलब इनको जुर्माना भरना पड़ता है, उसके बाद इनको जेल भी भेज दिया जाता है कुछ साल के लिए, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल देखा हमने। Through this example, we can see how the three branches or organ of a government work together. तो इस एग्जाम्पल के चलते हमने क्या देखा है, 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट कैसे वर्क करता है, जो गवर्नमेंट का ऑर्गन्स है वो कैसे वर्क करता है, उसको हमने देखा। मैं आपको समझाती हूँ कैसे, ठीक है। देखो, जैसे फर्स्ट में क्या है, जो गवर्नमेंट ने नए लॉ बनाए, तो लेजिस्लेचर का काम आ गया, फिर उनको इम्प्लीमेंट किसने किया, जो एजेंसी है यहाँ पे जो डील करेगी साइबर क्राइम को लेके,
उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। फिर उसको क्या हुआ, फिर इनको कोर्ट पे ले गए, जुडिशरी, ठीक है। तो कोर्ट पे ले जाके इन्होंने क्या किया, कोर्ट ने सही या गलत फैसला किया, फिर इनको उसी हिसाब से इनको इनकी सज़ा मिली। तो ऐसे करके जो 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, उन्होंने यहाँ पे काम किया। तो कैसे किया हम डिटेल में देखते हैं अब, ठीक है। So we are going to understand now how these 3 organs of government or 3 branches of a government have worked together, okay. Like in this example which has been given above, like there the government have make new laws. So who are the one who are making laws? The legislature. And the implementation one, the cyber police here in our case, isn't it? They have implemented the law, the executive. And at final, at the last stage where they have taken in the court, that is the judiciary, isn't it? And so judiciary, they have decided whether they have to be punished or not. If they are found guilty, then they are being punished. So all the 3 organs or 3 branches of government have worked together. So in detail, let us now understand. The legislature is the organ that make new laws or legislate. So legislature ऐसा एक फर्स्ट organ है गवर्नमेंट का जो laws बनाता है, new laws बनाता है, ठीक है, और उनको legislate करता है. Sometime it also updates or removes existing laws. This is done by an assembly of representative of the people. We will soon see how the Indian system work. So these legislature are the one who have make new laws, isn't it? And sometime what happen when there are some laws which are not prevailing anymore, isn't it? So they are going to remove this legislature. They remove those existing laws also which are no longer in used anymore, okay. They are going to update the law. And who is doing this? Who are the legislature? These are being done by an assembly of representative. Who are this assembly of representative? See, there is an assembly, there is an house, isn't it? So in that house what happened? The parliament house. So there what happened? The people elected the people chooses some people, okay. They chooses their representative, and those representative will be sitting in that assembly or parliament, okay, or here in case we'll say assembly. So they are going to sit in that assembly, and they are the one who are going to make laws, okay, and pass the law. So we are going to see like how our Indian system work. तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट ऑर्गन है गवर्नमेंट का जो हमने जाना, लेजिस्लेचर, उनका काम क्या है? उनका काम है नए लॉस को बनाना, और कुछ ऐसा लॉस को भी वो खारिज कर देते, ख़त्म कर देते जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है और उनका कोई यूज़ नहीं है, तो उनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, या फिर उनको अपडेट कर देते। तो यहाँ ऐसे ही यहाँ पे एक असेंबली होती है जहाँ की लोगों के द्वारा चुने गए कुछ लोग वहाँ पे बैठते हैं, वो हाउस होता है, ठीक है, पार्लियामेंट में जैसे होता है ना लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे। तो एक असेंबली होती है जहाँ पे ये रिप्रेजेंटेटिव कुछ लोग वहाँ पे, मतलब जो कि लोगों के चुने गए, क्योंकि हम तो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? रूल किसके हाथ में होता है? पावर किसके हाथ में होता है? लोगों के हाथ में होता है, पीपल के हाथ में होता है। तो लोगों के द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके एरिया के, वो उस असेंबली में बैठते हैं और वही लोग हैं जो लॉस को बनाते हैं, ठीक है। तो ये है पहला ऑर्गन, ठीक है, गवर्नमेंट का पहला ऑर्गन। आई होप आपको समझ आ गया हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ऑलराइट। So let us see to our next organ. What is our next organ? The executive, okay. Executive is the organ that implements or executes the law. This includes the head of the state, who may be a president, a prime minister, or a chief minister, the minister, and any agency responsible for enforcing law and order. In our example above, that agency is the cyber police. So here see, the second organ is the executive. They are the one who are going to execute the law, means law को लेके आना, यूज में लेके आना। जैसे लेजिस्लेचर ने क्या कर दिया, लॉ बना लिया, है कि नहीं, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव जो है ये उस लॉ को एग्जीक्यूट करते, उस लॉ को पूरा करते, उस लॉ को यूज़ करते, लागू करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कौन हो जाता है? जैसे कि हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए, प्रेसिडेंट होते हैं हेड ऑफ द स्टेट, या प्राइम मिनिस्टर, या चीफ मिनिस्टर, या फिर कोई मिनिस्टर्स, या फिर कोई भी एजेंसी जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा लॉ को एनफोर्स करने में, ठीक है। तो इन हमारे जो इस केस में जो हमने एग्जांपल देखा साइबर क्राइम्स में, तो उसमें एग्जीक्यूटिव कौन हो गए? उसमें जो एजेंसी है वो है साइबर पुलिस, क्योंकि वही उस लॉ को लागू करके उन्होंने क्या क्या उन चोरों को पकड़ा, है कि नहीं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? जो कि लॉस को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो लॉस को लागू करते हैं, ठीक है। सो हियर द एग्जीक्यूटिव आर द वन हु इम्प्लीमेंट्स द लॉ, हु एग्जीक्यूट्स द लॉ, ओके, हु, for example, here the legislature have making the law, isn't it, make the law, and the executives are the one who are going to enforce it, all right. For
Example, executives may include the head of the state, they might be president, they might be a prime minister or a chief minister or some minister or any agency responsible to enforcement of the law. And in our case, in our example that we have seen about the cyber crime, who are the agency who will be enforcing the law? Those are the cyber police. So I hope this is clear. So the third organ, okay, the third organ is the judiciary. Judiciary is the system of court which decides whether someone has broken the law, and if so, what course of action should be taken, including punishment if necessary. Sometimes it also examines whether a decision taken by the executive is right, or whether a law passed by the legislature is well conceived and fair to all. So this is the last organ of our government. Okay, judiciary is the last organ of our government. And what is the work of the judiciary? The judiciary means the court, the Supreme Court or the High Court, isn't it? So they decides whether someone have broken the law or not. They are going to decide whether they are guilty or not, isn't it? And if they are found that in the process, if they are found that the person have broken the law, then what will happen? Judiciary is the one who is going to decide about the punishment, isn't it? And apart from that, judiciary also examines, okay, this judiciary is very much important, okay, they also examines whether decisions taken by the executive, the decisions which have been taken by the executives, mean the prime minister, chief minister and any other agencies, okay, whether this is right or not, okay, and whether the laws which are been passed by the legislature is fair enough or not, whether it goes with the people or not, whether the people, if the people doesn't like the law and if the law is not working for the welfare of the people, then judiciary can ask the legislature to remove the law which they have created, or they will not allow that law to be passed, okay, it will not allow that law to become an act. So judiciary are the one who are going to check, okay, here he is checking, isn't it? Judiciary is checking the executive as well as the legislature. So just like that, there are been checks, principle of checks and balance also, about which we will learn now, okay. सो यहाँ पे देखो, जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, तो ये क्या है, ये तो कोर्ट है कि नहीं, जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट होगी, हाई कोर्ट होगी, तो ये डिसाइड करती है कि किसी ने लॉ को ब्रेक किया है या नहीं, कोई मतलब जो मुस्लिम है, वहाँ पे जो मुस्लिम है उसने सच में वो गुनाह किया है या नहीं, उसको अच्छे से जांच पड़ताल करके क्या करेंगे, अगर गुनाह किया है तो उसको पनिशमेंट देंगे, अगर नहीं किया तो फिर उसको छोड़ देंगे। और उसके साथ साथ ये क्या करता है जुडिशरी, दूसरा काम ये क्या है, ये जो लॉज लेजिस्लेचर बनाती है और जो लॉज एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करती है, वेदर वो जो डिसीजन जो एग्जीक्यूटिव लेती है वो कहीं वो सही है या गलत है, वो भी ये देखता है, ठीक है। और जो लॉज लेजिस्लेचर बनाती है, अगर वो लॉ लोगों के हित में नहीं है तो जुडिशरी वो लेजिस्लेचर को बोलेंगी कि वो लॉ उसको रद्द कर दे, वो एक्ट एज अ एक्ट पास नहीं हो सकती। एक लॉ तभी एक एज अ एक्ट पास होती है अगर वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा लोगों के लिए, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, लोगों के हाथ में पावर होता है, लोगों के वेलफेयर के लिए ही गवर्नमेंट काम कर रही होती है। तो यहाँ पे जुडिशरी देखता है, ठीक है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं ना न्याय, जस्टिस। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लेट्स एक्सप्लोर। Explain how the three government organs are at work in the case of the cyber criminal described above. How do they intervene? तो मैंने आपको ये तो समझा ही दिया कि वो जो हमने एग्जांपल देखा था उसमें थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट ने कैसे काम किया। जैसे कि गवर्नमेंट ने पहले तो क्या किया, लेजिस्लेचर ने क्या किया, लॉ बनाए, जैसे लॉ अगेंस्ट साइबर क्राइम्स उन्होंने बनाया, और फिर उन्होंने एक्टिविटीज़ जो इलीगल ऑनलाइन एक्टिविटीज़ है उसको डिफ़ाइन किया कि अगर ऐसा किया तो ये होगा। तो उसके बाद सेकंड में कौन आया, एग्जीक्यूटिव्स आए, जो पुलिस है, जो साइबर क्राइम के पुलिस है और अदर एजेंसीज़ है जैसे गवर्नमेंट के, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया अच्छे से और उन्होंने एविडेंस वगैरह गैदर किया, फिर उन्होंने क्रिमिनल्स को कैच किया। फिर क्रिमिनल्स को कैच करने के बाद क्या हुआ, फिर जुडिशरी ले गए। जो जुडिशरी लेके क्या हुआ, कोर्ट ने उनका केसेस को हेयर किया और इसके बाद सुना केसेस को। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर डिसाइड किया वेदर जो लोग जो एग्जीक्यूटिव पकड़ के लेके आए, जो पुलिस पकड़ के लेके आए, वो सच में ही उन्होंने किया है या नहीं। तो फिर अगर किया है तो उनको सज़ा दी। तो मैंने आपको ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है। तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस आंसर अबव। So here one more important term is here. Two important terms are here actually. Okay, one is the separation of power and another is this checks and balance. So listen very carefully. In any good system of governance, these three organs must be kept separate
although they interact with each other and work together. The separation is called separation of power. देखो हमने पढ़ा ना भी तीन ऑर्गन्स के बारे में, गवर्नमेंट्स के 3 ऑर्गन्स के बारे में, लेकिन जो ये 3 ऑर्गन्स हैं इनको हमेशा सेपरेट ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे इंटरेक्ट तो करेंगे एक दूसरे के साथ, जैसे हमने अब पहली वाले भी केस में भी देखा एक साथ ये काम करते, लेकिन ये इंटरफेयर नहीं कर सकते एक दूसरे के काम में। जैसे यहाँ पे देखो ये जो पिक्चर आपके दिया हुआ है, जैसे लेजिस्लेचर रेड कलर है, जुडिशरी ऑरेंज कलर का है और एग्जीक्यूटिव जो ब्लू कलर में है। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो सेपरेशन दिया हुआ है ना, इसका मतलब है सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन सेपरेशन के साथ साथ फिर ये एरो भी है जो एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इंटरकनेक्टेड भी है। ये लोग काम साथ में करेंगे लेकिन इनका पावर जो है सेपरेट होगा। इंटरकनेक्ट किसके लिए होगा? गवर्नेंस के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, गुड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब क्या है, जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था, किसी भी प्रोसेस के, किसी भी सोसाइटी में अगर आपको गुड गवर्नेंस के बारे में हमने देखा था ना, जैसे कि वो जो प्रोसेस होता है जिसमें डिसीजंस लिया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। डिसीजंस क्यों लिया जाता है? सोसाइटी को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए, डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल्स के साथ, और इंश्योर करने के लिए कि जो रूल्स है फॉलो किए जा रहे हैं। क्योंकि हमने देखा था ना रूल्स के इंपॉर्टेंस कितने ज़्यादा है, रूल्स एंड रेगुलेशन के। तो किसी भी अच्छे गवर्नमेंट्स के अच्छे से गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए क्या करना होता है, इन सब चीज़ों का देखना होता है। तो यहाँ पे गुड गवर्नेंस के लिए एक दूसरे के साथ ये काम करते हैं। ओल्डो ये लोग क्या है, इनका पावर्स जो है सेपरेट है, मतलब ये अपने क्षेत्र में काम करेंगे, ये अपने क्षेत्र में काम करेंगे और अपने क्षेत्र में काम करेंगे। जिसको एग्जीक्यूटिव जो है वो कभी भी जुडिशरी के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, जुडिशरी जो है कभी भी लेजिस्लेचर के मैटर में इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ये एक दूसरे के साथ है लेकिन फिर भी अलग है। अलग क्यों है? अगर सबको एक साथ कर दिया जाए कि लोग जो लेजिस्लेचर जो लॉज बनाते हैं वही अगर जुडिशरी भी चलाने लग गए, वही अगर एग्जीक्यूटिव भी चलाने लगे, तो क्या होगा, वहाँ पे कोई जस्टिस ही नहीं होगा, वहाँ पे कोई लॉज इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अपने हिसाब से, अपने मन में, अपने हिसाब से लॉज बनाएंगे, लोगों के बारे में तो सोचना ही बंद कर देंगे। तो उन सब चीज़ों नहीं होने के लिए, ठीक है, उन सब चीज़ के लिए नहीं होने के लिए इन्होंने क्या किया, इन सबको सेपरेट किया है। ठीक है, तो अपने क्षेत्र में ये काम करेंगे। सी हियर why these 3 organs of governments are being separated, or they are being kept separate, okay, but they have to interact with one another, they have to work together, isn't it? But there is a separation, and that separation is known as separation of power. Because see, if all the people who are going to make laws will be the one who are going to implement, and again will be the one who are going to decide what is good and bad, then everything will be chaos, isn't it? The society will not run properly because that one person will only see his benefits only, he will not going to see others benefits. So here all these organs are kept separate so that there will be no interference, okay, there will be no interference in the judiciary, there will be no interference in the executive, and there should be no interference in the legislature. So this term is known as separation of power, and this separation is been done so that the country's government will be run smoothly, okay, and it is intended to provide a system of checks and balance. So this separation is also been done. Why? To provide a system of checks and balance. See, this means that each organ of the government can check what the other is doing and restore balance if one organ act beyond its expected role. तो यहाँ पे देखो एक दूसरा टर्म है चेक्स एंड बैलेंस का। इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना कि अगर कोई लेजिस्लेचर ऐसा कोई लॉ बना लेगा जो कि लोगों के हित में नहीं होगा, तो जुडिशरी वहाँ पे क्या कर सकता है, जुडिशरी वहाँ पे लेजिस्लेटर को बोल सकता है, मतलब चेक कर सकता है कि अपने हिसाब से वो लॉ ना बनाए, बस लोगों के हित के लिए बनाए। मतलब अपने पावर को अगर ये ज़्यादा ओवर यूज करने लगे तो क्या होगा, दूसरे ऑर्गन है इनको चेक में लेके आएंगे, और अगर ये जैसे ये चेक में लेके आएंगे तो फिर क्या होगा, ये तीनों बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी का मतलब क्या है, चेक्स एंड बैलेंस। ठीक है, अगर देखिए ये जो बाकी के ऑर्गन है, अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र से ज़्यादा वो काम करने लग गए, अपने मतलब उनके अगर वो कुछ ऐसा कुछ कर नहीं सकते लेकिन वो उन्होंने करना स्टार्ट करे, ऐसे रूल्स बनाने लग गए जो कि वो सिर्फ उनके पर्सनल बेनिफिट्स के लिए होगा, तो उस पर ऐसे पे क्या होगा, दूसरा ऑर्गन जो क्या करेगा, यहाँ पे चेक लगाएगा। उसके बाद चेक लगाने के बाद क्या होगा, बैलेंस मेंटेन रहेगा। अदरवाइज तो क्या होगा, ये एग्जीक्यूटिव अपने हिसाब से चलने लगेगी, जुडिशरी अपने हिसाब से चलने लगेगी और लेजिस्लेचर अपने हिसाब से चलने लगेगी। तो चेक्स ऑन बैलेंस बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? बैलेंस मेंटेन करना। ठीक है, और ताकि सोसाइटी में अच्छे से वो जो फंक्शन है, अच्छे से जो गवर्नेंस है अच्छे से चल पड़े।
See here, why these system of checks and balance is necessary. See, there are these three organs of government. They are being separated, isn't it? They have a separate powers, and in case any of this organ started or misusing its power, isn't it? They can do it, isn't it? They can do it. So if they started misusing its power, if they started making certain laws which doesn't go with the people, but it benefited only with them, they will start people to obey those rules and regulation forcefully. So if these were not separated, and if no such checks and balance system was there, but because of this checks and balance system, what will happen? These organs of government, they are not going to misuse any of the power. For example, here judiciary, if there is no checks and balance, then what will happen? People will be, any person that will be, what happened, he will be implementing all the decisions for him. He will not be going against him, isn't it? And he will be making all the laws according to his choice. He will not think about the people, and he is also going to execute those laws. So in order to overcome such misuse of power, these system of checks and balance have been introduced. All right, so for the good functioning and good governance. So I hope it is clear. So we'll come to the three levels of government now. Okay, see here, this is a class activity which I have already explained. मैंने already explain कर लिया है, ठीक है. अगर डिसऑर्डर पैदा हो गया उस थ्री ऑर्गन्स में तो क्या होगा? अगर एक ही ग्रुप के लोग उस ऑर्गन्स को चलाने लग गए तो क्या होगा? सी हियर, I have already explained also. Okay, as a class activity, can you imagine the sort of disorder we might witness if all the three organs were under the control of the same group of people, just now I have explained you, isn't it? So can you describe any such real life situation you may have heard of? See, if these organs are, if all the three organs of government are controlled of the same group of people, are being controlled by the same group of people, then what will happen? There will be lacks of checks and balance, first number, and there will be arbitrary use of laws, isn't it? Arbitrary enforcement will be there, and biased judgment will be there, isn't it? Unfair trials and sentences will be there, unfair laws will be there, and this real life example, like in case of dictatorship, isn't it? In a country where there is a dictatorship, what will happen? We are not going to think about the people, isn't it? Like I hope all of you have heard about Hitler, isn't it? One who have from the German, isn't it? He have misused his power to a great extreme, isn't it? To a great level. So in the real life situation, for now what I can think is that such dictatorship is going on in North Korea, isn't it? So as अगर आपको कोई ऐसा कुछ पता है जो कि अभी डिक्टेटरशिप चल रहा है किसी भी देश में रियल लाइफ उसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है? तो इसका ऑलरेडी मैंने आंसर आपको एक्सप्लेन कर दिया. तो अब हम देखते हैं थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में. सो लेट अस सी अबाउट द थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. Any government operates at two levels at least, local and national. In many countries including India, it functions at three levels or tiers: local, state or regional and national. See, any government, okay, in any country, at least they are going to function in two levels. First will be the local level and the national level. Local level here means the state or the national, okay, but as for India, as for our country, it functions in three levels. And what are those? Local, state or regional एंड नेशनल लेवल. तो हमारा जो कंट्री है, जिसमें किसी भी देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट को दो लेवल में उनको ऑपरेट तो करना ही होता है. उनका दो लेवल्स होता है, जैसे एक लोकल होगा और दूसरा नेशनल होगा. और बहुत सारे ऐसे कंट्री में, हमारे कंट्री के साथ क्या है, जो ये फंक्शन है तीन लेवल में बटा हुआ है, ठीक है? पहला लोकल लेवल में बटा हुआ है, दूसरा स्टेट और रीजनल लेवल में बटा हुआ है, और तीसरा नेशनल लेवल में बटा हुआ है, जो कि सेंट्रल लेवल हम बोलते हैं, है कि नहीं? तो लोकल लेवल यहाँ पे जैसे हमारे होते हैं ना, पंचायत, जिला परिषद, वो सब कहाँ पे आ जाएंगे? लोकल लेवल में आ जाएंगे. Each level deals with different matters. To use a comparison, if a bulb in your home is not lighting up, you will first check the bulb, switch, fuse, etc. If that doesn't work, you may call an electrician, and if it is found that the problem is not within your home, you may need to go to electricity board and file a complaint. These are also the three levels of dealing with a problem. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दे के इन्होंने समझाने की कोशिश की है. जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि थ्री लेवल्स है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अगर आपके घर में कोई ऐसी बल्ब है जो जल नहीं रही है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला लेवल में आप क्या करोगे? चेक करोगे, है कि नहीं, कि बल्ब
क्यों, मतलब जब जब बल्ब उसका चेक करोगे तो आप क्या करोगे, आप स्विच को चेक करोगे बार बार ऑन ऑफ करके, कहीं स्विच में तो गड़बड़ नहीं है, फिर आपके फ्यूज़ में जाके देखोगे, अगर ये काम नहीं कर रहा तो आप फिर क्या करोगे, दूसरे लेवल पे इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे, तो उसको बनाने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रिशियन को बुला के फिर क्या पता लगता है आपको कि प्रॉब्लम तो आपके घर में है ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से ही प्रॉब्लम है। तो अब तीसरा स्टेप क्या लोगे, यू मे नीड टू गो टू द इलेक्ट्रिक बोर्ड एंड फाइल अ कंप्लेन। तो ऐसे ही आपने 3 लेवल पे यहाँ पे एक प्रॉब्लम को डील किया है कि नहीं, 3 लेवल में जाके। तो ऐसे ही गवर्नमेंट भी 3 लेवल की है, ठीक है, और उनका अपना अलग अलग काम होता है, ठीक है, उनका जो काम है जो अलग अलग लेवल का अपना अपना काम होता है। तो उस काम को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सी हियर, as I have mentioned you that in India the government function at the 3 levels, isn't it? For example, they have given an example so that you can understand here of an example of a bulb. Okay, if in your home if your bulb is not lighting, then what will you do? First you are going to check the switch whether there is a problem in the switch or not, isn't it? Switch, fuse and etc. And secondly, what you are going to do, secondly you are going to call an electrician to fix it, but it is found that the problem is not in your home. So third step, what will be a third step? You will be going to the electricity board department and will file a complaint that your bulb is not lighting at your home. So in 3 level they have dealt the problem. So just like that, for a country also there are 3 levels and they have their own works. Okay, they have their own level and they have their own works. So now let us try to understand. See, first is at the lowest level. Okay, at the lowest level it is the local government. Okay, at the town or the village level, जैसे कि हमारा पंचायत हो गया, जिला परिषद हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। सेकंड में कौन सा आएगा, स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ की ये कौन से पे, स्टेट लेवल पे। जैसे हमारी जैसे इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स है कि नहीं, तो 28 स्टेट्स है इंडिया में, तो हर एक स्टेट का अलग अलग गवर्नमेंट है, तो एक स्टेट लेवल पे हो गया। और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा कहाँ पे है, दिल्ली में है कि नहीं, तो दिल्ली में इसका ऑफिस है, तो एक नेशनल लेवल पे ये क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनका एक अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र में ये काम करते हैं। अगर लोकल गवर्नमेंट से अगर वो हैंडल नहीं होगा तो स्टेट गवर्नमेंट आएगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट से भी अगर वो हैंडल नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा। तो कैसे, उस चीज़ का भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे, ठीक है। एक फ्लड का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ होगा, ठीक है। इन इंडिया वी हैव लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हम क्या भी बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इमेजिन दैट द following heavy rain for a few days, there is a flood in a part of a district. If it is not too severe, the local authorities may be able to deal with it. See, imagine if there is a very heavy rain and in a district only, okay, in a part of a district, and what will happen, flood occurs, then the local level will first come, the local authorities will first come and they will be trying to deal with it, okay. But if it involves several towns and many villages, the state government will step in and send rescue team to help affected people. So if it is not only for a district, if it is going to affect towns, many towns and many villages, then what will happen, now state government will come, okay, and they will send the rescue team to help the affected people. But if it is a massive flood affecting vast area, the central government may also come to help by sending relief supplies, the army, etc. These are the 3 levels again. See here again, if the flood is going to affect massive area, okay, if there is a massive flood, then what will happen, at last the central government will come and they will also offer help by sending relief supplies or the army, and these are the 3 level. See here, they have given this example, like if the problem is very small, then what will happen, if it is the flood is only for a district, then the local level, the local authorities will handle it, and if the flood is on several towns or villages, then the state government will handle. But if the flood started affecting the more number of people and vast area, then what will happen, the central government will come and help and they will work together, okay. तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बाढ़ के इस पे, जैसे कि बहुत दिनों से बारिश हो रही है,
एक जगह पे, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट में फ्लड आ गया, तो अगर एक डिस्ट्रिक्ट में फ्लड आ गया तो हम सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो नहीं जाएंगे, वहाँ पे क्या होगा, जो लोकल अथॉरिटी है वहाँ पे उनके पास जाएंगे, वो आके यहाँ पे डील करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो बाढ़ है इसमें क्या हुआ, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट को ही नहीं नुकसान पहुँचा रहा, बहुत सारे टाउन्स और बहुत सारे विलेजेस को भी नुकसान पहुँचाने स्टार्ट हो गया। तो क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे आएगी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे आएगी, अपना रेस्क्यू टीम वगैरह भेजेगी और जो लोग वहाँ पे इफेक्ट हुए उनको वो हेल्प करेगी। लेकिन अगर यही फ्लड बहुत ही बड़ा फ्लड हो गया, ठीक है, बहुत ही बड़ा फ्लड हो गया, बहुत ही बड़े जगह पे ये लोग अफेक्ट करना स्टार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा टाउन्स और सिटीज़ में ये अफेक्ट करना स्टार्ट हो गया, तो ऐसे में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को बुलाना पड़ेगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी और फिर हेल्प ऑफर करेगी, रिलीफ सप्लाईज वगैरह देगी, आर्मी वगैरह को भेजेगी रेस्क्यू करने के लिए, जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो बहुत सारे लोग हैं तो उनको वो हेल्प करेंगे। तो ऐसे करके 3 लेवल्स पे वर्क करेगी। मतलब अगर प्रॉब्लम छोटी है तो एकदम से सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वो छोटे लेवल पे, लोकल लेवल पे ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर उससे थोड़ी बड़ी हो गई तो फिर स्टेट गवर्नमेंट पे, स्टेट लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो गई तो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके सेंट्रल लेवल पे उसको सॉल्व होगा, ठीक है। ओके, मेन डोंट मिस आउट को एक बार देख लेते। Many of our institution have mottos inspired by wisdom of our ancient text। तो हमारे जैसे मोटोस होती है ना, स्कूल में भी हमारे मोटो होती है ऐसे, तो हमारे एंशियंट टेक्स्ट को लेके बहुत सारे ऐसे मोटोस इंस्पायर्ड होके बहुत सारे ऐसे मोटोस बनी हुई है, ठीक है। तो वो क्या है हम देखते हैं यहाँ पे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोटो क्या है, फॉर एग्जाम्पल सत्यमेव जयते, विच मीन्स ट्रूथ अलॉन्ग ट्रम्प्स, तो सत्यमेव जयते हम बोलते हैं ना। और जो सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है, यतो धर्मस्तो जय, वेयर देयर इज़ धर्म देयर इज़ विक्ट्री, अगर धर्म है तो वहाँ पे विक्ट्री होगी। तो ये हमने जान लिया अपने टेक्स्ट के बारे में थोड़ा कुछ, तो हम देखते हैं। और द टेबल ऑन द फेसिंग पेज provides in summary a general framework of the main function of the government's 3 organs at the national and state level. The details, including the precise role of the assemblies, will be studied in greater depth in grade 7. And local government is not mentioned here as we will look it more closely in the next 2 chapter. अच्छा, आप यहाँ पे हम ये एक टेबल देखेंगे, उस टेबल पे क्या प्रोवाइड किया हुआ है, उस टेबल पे प्रोवाइड किया है ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ी थी ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, उनके फंक्शंस के बारे में, ठीक है, नेशनल लेवल में और स्टेट लेवल में वो कहाँ पे वो फंक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर डिटेल में तो आपको सिर्फ आपके जो अगले का क्लास 7 में ही पढ़ेंगे, यहाँ पे बस इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के बारे में नहीं दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के बारे में आपके जो अगले 2 चैप्टर्स है उस पर हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं, देखो judiciary, so let us see, okay, their functions, these are the organs. And in the national level, see, first let us see about the judiciary. In the national level, in India level, what will happen, there is a Supreme Court of India, isn't it? And in the state level there is a High Court. तो national level पे क्या है, Supreme Court है हमारा, और state level पे क्या है, हमारा High Court है। और legislature का हम देख लेते हैं, national level पे क्या है, लेजिस्लेचर जैसे 2 हाउस है, पार्लियामेंट के बारे में आपने सुना है ना, पार्लियामेंट हाउस, तो वहाँ पे 2 हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा, नेशनल लेवल पे, ठीक है। यही वो लोग हैं जो लॉज को फॉर्मुलेट करती है, लॉज को बनाती है। और फिर स्टेट लेवल पे क्या है, 1 स्टेट असेंबली और विधानसभा, नॉट दैट मोस्ट स्टेट हैव सिंगल असेंबली, अ फ्यू स्टेट्स हैव 2। यहाँ पे देखो बहुत सारे स्टेट्स में एक ही असेंबली है जो कि विधानसभा है, लेकिन ऐसे बहुत कुछ स्टेट्स है, 4-5 स्टेट है जहाँ पे 2 असेंबली है, जैसे कि विधान परिषद उसको हम बोलते हैं, ओके, स्टेट काउंसिल बोलते हैं, ठीक है। वो स्टेट असेंबली नहीं बोलेंगे, स्टेट काउंसिल हम उसको बोलते हैं। तो लेकिन ज़्यादातर स्टेट पे क्या है, स्टेट असेंबली है। तो ये लेजिस्लेचर कैसे फंक्शन करती है इसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ। देखिए, हाउस मतलब एन असेंबली वेयर लॉज आर डिस्कस्ड और पास्ड। यहाँ पे जैसे पार्लियामेंट हाउस की हम बात कर रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा लोगों के द्वारा चुने गए लोग, और राज्यसभा जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एक स्टेट के, ठीक है। जैसे हर एक स्टेट से एक रिप्रेजेंटेटिव या 2 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। तो इसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल में आपके बड़े क्लासेस में पढ़ोगे। अभी के लिए आपको क्या समझना है, लेजिस्लेचर नेशनल लेवल पे क्या है, 2 हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा, और स्टेट लेवल पे क्या है, एक हाउस है जो कि स्टेट असेंबली है, और विधानसभा हम बोलते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव के फंक्शन के बारे में, ठीक है। एग्जीक्यूटिव सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, तो एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉमिनल हेड, तो इसको हम पहले समझेंगे, नॉमिनल हेड, ठीक है। एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स,
प्राइम मिनिस्टर एज द एग्जीक्यूटिव हेड। तो मेन काम कौन है, मेन एग्जीक्यूटर यहाँ पे कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन जो प्रेसिडेंट है सिर्फ नाम के लिए नॉमिनल हेड है, सिर्फ नाम के लिए हेड है, लेकिन एक्चुअल काम जो मेन काम कौन करेगा यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे स्टेट में भी लेड बाय गवर्नर, नॉमिनल हेड है, जो गवर्नर होता है नॉमिनल हेड होता है, लेकिन एक्चुअल काम कौन करता है, चीफ मिनिस्टर। जो चीफ मिनिस्टर है द एग्जीक्यूटिव हेड, जो एक्चुअल हेड होता है। देखो नॉमिनल मतलब नाम के लिए, नेम ओनली। इट मीन्स दैट in our case the president of the India and the governor of the state are not the actual executive heads. They don't have certain powers. They do have certain powers under special circumstances, but normally do not interfere in the affairs of the state, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। देखो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं होगा, गवर्नर के पास कोई पावर नहीं होगा। इनके पास पावर है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में उसको यूज़ करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल डिसीजन लेने का पावर है, जो एक्चुअल मैटर है, जो स्टेट के बारे में अफेयर्स वगैरह है, वो कौन करता है, स्टेट लेवल पे करते हैं चीफ मिनिस्टर, और सेंट्रल लेवल पे कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। ओके, so see here the executive under central government, we have our president as nominal head, but the real head is the prime minister, and prime minister is the executive head as well as the real head, and he is the one who is going to do all the affairs, who is going to look after all the affairs. Here the president is the head only for the name. See, nominal means only for name only, and in case of state government the governor is the head only for name only, nominal head, but the actual work is been done by the chief minister. Actual powers are been exercised by the chief minister. So what are the functions? Let us see. फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, द लिस्ट, ये छोटा सा एक लिस्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ इनके क्षेत्र पे ये क्या है, जो एग्जीक्यूटिव है फंक्शन करती है। तो सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे हम पहले देखेंगे डिफेंस पे। ठीक है, डिफेंस पे जैसे कि हमारे आर्मी है, एयरफोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बीएसएफ वगैरह है। तो इन सब क्षेत्र पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इम्प्लीमेंट वगैरह कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। और फिर फॉरेन अफेयर्स कोई डील करनी है फॉरेन्स के साथ, या कुछ भी ऐसा है जो देश के लिए, जैसे पूरे देश को, जैसे देश को रिप्रेजेंट वगैरह करते, तो ये कौन करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे। ठीक है, दूसरा एटॉमिक एनर्जी, कम्युनिकेशंस में, करेंसी में, ये कब कौन डील करेगा, सब सेंट्रल गवर्नमेंट डील करेंगे। इंटरस्टेट कॉमर्स, एजुकेशन, फॉर्मुलेशंस ऑफ नेशनल पॉलिसीज, एजुकेशन में भी कोई चेंजेस वगैरह लेके आना है, कोई पॉलिसीज वगैरह लेके आना है, तो कौन करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे देखो एजुकेशन इस साइड भी है, तो यहाँ पे एक डिफरेंस मैं बता देती हूँ। यहाँ पे ये एजुकेशन से जो ओल्ड इंडिया में जो की ली जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी है, सीबीएसई है, तो सीबीएसई के एनसीईआरटी के बुक्स के हिसाब से अगर कोई चेंजेस लेके आना है, जैसे कि आपकी अभी बुक चेंज हुई है, तो इसके डिसीजन किसने लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेट का है, स्टेट पे देखें, स्टेट बोर्ड होता है ना, तो उनके वो स्टेट बोर्ड्स वगैरह के रिलेटेड कोई भी पॉलिसीज लेके आने हैं, कुछ भी करना है, तो वो कौन देखेगा, स्टेट गवर्नमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट पे देखो पुलिस, लॉज एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। अडाप्टेशन एंड इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ लॉज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, तो जो लॉस इम्प्लीमेंट करेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, तो स्टेट लेवल पे वो कौन देखेगा, स्टेट गवर्नमेंट देखेंगे। पब्लिक हेल्थ के बारे में कौन लॉस वगैरह देखेगी, स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। एग्रीकल्चर के लिए स्टेट गवर्नमेंट है, इरिगेशंस, लोकल गवर्नमेंट, ये सब कौन है, कौन देखता है, इनके रूल्स वगैरह कौन बनाते हैं, लॉस वगैरह कौन बनाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगे। तो ये कुछ फंक्शंस है जो कि डिवाइड हुए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। इनके बारे में डिटेल में आप ज़्यादा फिर आपके बड़े क्लासेस में पढ़ोगे, अभी के लिए सिर्फ आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, डिफेंस के लिए कौन लॉ बनाता है, डिफेंस के क्षेत्र पे सेंट्रल गवर्नमेंट, पुलिस के क्षेत्र पे कौन लॉ बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऐसे करके ये है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, born in a humble family in Rameshwaram, Tamil Nadu in 1931, Dr. APJ Abdul Kalam was a renowned scientist nicknamed as the Missile Man of India for his crucial role in the development of India's space program, missile program and nuclear capabilities. So Dr. APJ Abdul Kalam was born in Rameswaram, Tamil Nadu in the year 1931, okay, and he was a very renowned scientist and he was been nicknamed as Missile Man of India. Why? Because he had contributed a very important role, okay, he had contributed a very important role in the development of India's space program and missile program and other nuclear capabilities. So that is why his nickname is मिसाइल मैन। तो यहाँ पे देखो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन भी बोलते थे, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, रामेश्वरम में हुआ था, तमिलनाडु 1931 में। और इनको मिसाइल मैन क्यों बोलते थे, ये एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही सक्सेसफुल साइंटिस्ट थे, क्योंकि
इनका रोल, ठीक है, इनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा इंडिया के जो स्पेस प्रोग्राम है इनको डेवलप करने में, जो मिसाइल प्रोग्राम्स है, जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ है, उनमें इसका हाथ काफ़ी बड़ा हाथ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। Dr. Abdul Kalam served as the 11th President of India from 2002 to 2007. Despite his high status, he remained deeply connected to the people and the youth, in particular through his passion for good education and innovation. See, he had served as the 11th President of India from the year 2002 to 2007, and despite of his high status, he was a president, and on the top of that he was a very renowned scientist, isn't it? But despite of that, he remained very connected, okay, he remained very connected with the youth, in particularly with the youth, because he wanted to improve the education by bringing so many innovations. So he was always aspiring so many other youth, okay. So that is why he was being connected with thousands of people, and thousands of people used to follow him also, okay. और यहाँ पे देखो जो हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हैं, ये हमारे 11th प्रेसिडेंट रहे भारत के 2002 से लेके 2007 तक के। तो देखिए इनका स्टेटस जो काफ़ी हाई था, ये प्रेसिडेंट थे, उसके ऊपर से ये साइंटिस्ट भी थे, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, लेकिन फिर भी ये काफ़ी मतलब काफ़ी कनेक्टेड रहे लोगों से, स्पेशली खास करके जो यूथ है हमारे, क्योंकि इनका पैशन था गुड एजुकेशन प्रोवाइड करना और वहाँ पे बहुत सारे इनोवेशंस लेके आना एजुकेशंस के फील्ड में। तो इसलिए इनको बहुत सारे लोग इनको फॉलो भी करते थे और अपना इनको रोल मॉडल भी मानते थे। He inspired millions with his humility, dedication to social cause and commitment to the nation. He tirelessly encouraged young Indians to dream big and work hard to achieve their goal. तो बहुत सारे लोग इनसे इंस्पायर्ड भी हुए हैं और इनके डेडिकेशंस को देख के, जो ये सोसाइटी के लिए करते थे, जो नेशंस के लिए इन्होंने काम किया है, और जो इन्होंने एनकरेज किया है यंग इंडियंस को कि बड़े सपने देखो। बड़े सपने अगर देखोगे तो उसके लिए फिर आपको वर्क हार्ड भी करना पड़ेगा अचीव करने के लिए। जैसे आप सिर्फ सपने देखोगे और कुछ नहीं करोगे, हाथ पे हाथ धरे लेके बैठ जाओगे तो कुछ होगा नहीं। तो इन्होंने सिखाया सपने देखो, बड़े देखो, उसके लिए बहुत जी जान से मेहनत भी करो, तब जाके आपको अपना गोल हासिल होगा, ठीक है। See here, he have inspired millions of people, okay, with his hard work, with his dedication, which he have contributed towards the society and towards the nation. And he has also encouraged, okay, thousands of young Indians to dream big. If you are going to dream big, and you have to work hard, isn't it? And when you are dreaming big, when you are working hard, what will happen? You will achieve your goal and you will become a very successful person. And after becoming very successful person, what was his aim? His thinking was to again contribute into society by helping the other young generation, by inspiring them. So he was an inspirational man, isn't it? So here Dr. Kalam showed that even though his political position as the President of India was nominal, see, we have learned about nominal, isn't it? Who is the head for name only. He could play an important role impacting countless lives. See, what we have learned in our previous videos, that nominal means you are the head of the state only for name. You don't actually exercise the powers. The actual main power are being exercised by the chief executive head, that is either here in case of president, the main power will be in the hand of the prime minister, isn't it? But despite of that, he was successful in playing a very important role and impacting thousands and countless lives. तो यहाँ पे देखो जो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी है, जैसे हमने पढ़ा था ना नॉमिनल के बारे में, जैसे कि प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल हेड है इंडिया के, लेकिन देखो नॉमिनल हेड होने के बावजूद मतलब एक्चुअल पावर इनके पास नहीं है। एक्चुअल पावर कौन एक्सरसाइज करेगा प्रेसिडेंट के केस पे? प्राइम मिनिस्टर, है कि नहीं? नाम प्रेसिडेंट का होगा लेकिन पावर एक्सरसाइज कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने पैशन से, इन्होंने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और बहुत लोगों को इंस्पायर भी किया। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉजिटिव थॉट्स दे रखे हैं जो इनके लिखे हुए हैं, इनको हम देखते हैं, ठीक है। लेट अस मेडिटेट ऑन अ फ्यू ऑफ हिज इंस्पायरिंग थॉट। ये बहुत ही इनके इंस्पायरिंग थॉट्स है और बहुत अच्छे थॉट्स है, ठीक है, और इनको आप अप्लाई भी करना लाइफ में, ठीक है। बहुत ही अच्छे थॉट्स है ये। दीज आर अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी पॉजिटिव थॉट्स गिवन बाय डॉक्टर अब्दुल कलाम जी। सो यू अप्लाई इट इन योर लाइफ ऑल्सो, ओके। सो लेट अस सी वन बाय वन। Look at the sky. We are not alone.
द होल यूनिवर्स इज़ फ्रेंडली टू अस एंड कंस्पायर्ड ओनली टू गिव द बेस्ट टू दोज हु ड्रीम एंड वर्क। सी, आप अकेले नहीं हो, आप आसमान की तरफ देखो, आप अकेले नहीं हो। अगर आप बहुत बड़ा सपना देखते हो और उस सपने को देखने के बाद उसके लिए आप मेहनत भी करते हो, तो सारा यूनिवर्स आपके लिए मदद करेगा। ठीक है, जो सारा यूनिवर्स है आपके लिए वो काम करना स्टार्ट करेगा, और जो पॉजिटिविटी आपके अंदर है उसको वो और बूस्टअप करेगा। मतलब आप सपना देखो, मेहनत करो, आपको फल ज़रूर मिलेगा। और आप अकेले नहीं हो, सारा यूनिवर्स आपके साथ है। तो see here, this is a very beautiful line. He is saying that look at the sky. If you are going to dream big, okay, you are not alone. And if you are going to dream big and if you are working hard for it, the universe, it is going to help you, okay, to fulfill your dream and to give the best those who dream and work. See, this is a very beautiful line, isn't it? I hope you have understood. Next, and this is another very meaningful line, okay? If you fail, never give up. Because if you fail, never give up, because what he have given the full form of fail, FAIL, means first attempt in learning. Means if you have failed, it doesn't mean that everything is over. This is the first attempt, this is the first try. You have to try again, and if you do not succeed again, you have to try again, okay? You should never think that it is the end. So end is not the end. In fact, and he have given the meaning of end also. End means effort never dies. See how positive he is, isn't it? How positive his thought is. If you get no as an answer, remember, no means next opportunity. So let's be positive. See, the thoughts are full of positivity. First, what he has told that you should never give up. Even if you fail, what you have to think, the fail means first attempt in learning, and you should not consider it as an end of anything. Why? Because and meaning is that effort never dies. If you have really worked hard, then it will never die, it will pay off you, okay? And if you get a no, means if you have applied for anything, or if you have prepare for an exam very seriously, but in case if you are not selected and if the answer is no, that means you have the next opportunity. No, don't let you down, don't let negativity capture you, but instead what you have to think, no means next opportunity. So we should always be positive. If you are always positive, then what will happen? Positivity will be attracted by you, isn't it? You will be attracting positivity and there will be no place for negativity, and this is what he means. देखो यहाँ पे ये जो लाइन, जो दूसरा थॉट है हमने भी देखा, ये भी बहुत ही अच्छा थॉट है जो कि फुल पॉजिटिविटी से भरी हुई है। जैसे कि फर्स्ट में इन्होंने क्या बताया, फेल, अगर आप फेल होते हो तो आपको कभी ऐसा मतलब निराश नहीं होना चाहिए, आपको कभी हार नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने फेल का मीनिंग क्या बताया, फेल का फुल फॉर्म इन्होंने क्या बताया, फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग, पहला अटैम्प्ट है आपका लर्निंग में, तो अब दोबारा आप ट्राई करो। आप ऐसा नहीं कि फेल हो गए तो सब कुछ खत्म हो गया, दोबारा करो और अच्छा करके आओगे, है कि नहीं? और दूसरा एंड, मतलब ख़त्म का मतलब ख़त्म नहीं है, एंड का मतलब क्या है, एफर्ट नेवर डाइज, END, मतलब अगर आप हार्ड वर्क करोगे, आप अगर मेहनत करोगे तो वो कभी ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाएगी, वो आपको यूनिवर्स आपको किसी ना किसी तरह आपको उस चीज़ का फल ज़रूर देगा। और अगर आपने तीसरी जो बात इन्होंने कही है यहाँ पे, अगर आपने किसी, जैसे मान लो किसी एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी किया हो, अपना जी जान लगा लिया हो, लेकिन फिर भी आप अगर वो एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं कर पाए, मतलब आपके लिए वो नो हो गया है कि नहीं, अगर, लेकिन आपको यहाँ पे क्या सोचना चाहिए, नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब मैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है, इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट एग्ज़ाम में, नेक्स्ट साल, नेक्स्ट अगले एग्ज़ाम में ज़रूर आप क्रैक करोगे। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया, पॉजिटिव रहने के लिए, जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना अच्छा आपके साथ होगे। अगर आप, वरना आप अगर जैसे गलत सोचने लगे, अगर मैं तो फेल हो गया, मेरे साथ क्या हो गया, ये हो गया, आप रोने धोने लग गए, तो आप बहुत ही डीमोटिवेट हो जाओगे, और अगर डीमोटिवेट हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, फिर आपको डिप्रेशन मतलब होने लग जाएंगे, जो कि आजकल बहुत कॉमन है कि नहीं, आपने भी सुना होगा इसके बारे में। तो उस चीज़ से दूर रहने के लिए, उन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए आपको ये 3 चीज़ कभी भूलना नहीं चाहिए। फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, एंड का मतलब है एफर्ट नेवर डाइज, और नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो आई होप आपको समझ आ गया है ये जो 2 थॉट्स हमने किए। अब और 2-3 थॉट्स हैं यहाँ पे, देखो कितने अच्छे थॉट्स हैं ना, कितना पॉजिटिविटी से भर गया है हमारा माइंड भी इसको पढ़ के, इस चीज़ को पढ़ के, है कि नहीं? अगर आप भी पॉजिटिव फील कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, येस आई फील वेरी पॉजिटिव एंड इंस्पायर्ड। टू सक्सीड इन योर लाइफ mission, you must have single
माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। अगर आपको लाइफ में सक्सीड होना है तो आपको एक गोल, आपका फोकस एक ही तरफ होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि आज मैं ये बनना चाहता हूँ, कल मैं वो बनना चाहता हूँ। एक आपको गोल ओरिएंटेशन रखना चाहिए, एक ही गोल, सिंगल माइंडेड। आपको कभी भटकना नहीं चाहिए, ठीक है, अगर आपको सक्सीड करना है लाइफ में। सी हियर व्हाट डज दिस थर्ड कोट सेज, थर्ड line says here, it means if you wanted to succeed in your mission, you must always think about your goal. Okay, you must always think about your goal single mindedly, means with full devotion, with full focus. You should not let your mind think about other things. If you wanted to succeed in your life, you have to always think about your goal and you have to work hard for it. Okay, single mindedly, you should not have any other second thought. Next, dream is not that which you see while sleeping. It is something that does not let you sleep. See, these are very beautiful. Means dream, we often say that dreams, like when we sleep, we so dream and we used to narrate that dream, isn't it? So dream doesn't mean that which we often see while sleeping. Actual dream is what? Actual dream is that when you are aspire to become something, when you dream of becoming something, when you aim of becoming something, then that aim, that dream will not let you sleep. Why? Because you will always be thinking that I have to work hard to make reality my dream, to make my dream come true, isn't it? So that is why dream is not that you see while sleeping. It is something that does not let you sleep. आई होप यू आर क्लियर। तो यहाँ पे देखो, सपने, यहाँ पे इन्होंने सपने के बारे में बोला हुआ है। सपने का मतलब ये नहीं कि जो आप सोते हुए आप देखते हो, आपको आपका सपना ऐसा होना चाहिए कि आपको सोने ही ना दे। मतलब आप ऐसे जैसे आपको एक ऐसा सपना आपको रखना चाहिए कि जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरा सपना है कि मुझे ये बनना है, मुझे IAS ऑफिसर बनना है, मुझे किसी डिफेंस में ऑफिसर बनना है, या फिर मुझे पायलट बनना है, या फिर मुझे डॉक्टर बनना है, या फिर मुझे इंजीनियर बनना है कि नहीं, या फिर मुझे आर्टिस्ट बनना है, या फिर मुझे एक्टर बनना है। तो जो आपका ड्रीम है वो आपको, मतलब आप इतना ज़्यादा आप फोकस्ड रहो अपने ड्रीम में कि आपके ड्रीम हमेशा आपको याद दिलाता रहे कि आपको मेहनत करनी चाहिए। क्यों? आपके सपनों को सच करने के लिए, सपनों को साकार करने के लिए। तो इसीलिए इन्होंने ये लाइन बताई गई कि ड्रीम ऐसा नहीं कि आप जो सोते हुए देखते हो, लेकिन ड्रीम ऐसा होना चाहिए जो कि आपको सोने ही ना दे। मतलब आप इतना हार्ड वर्क करो और आप इतना वो करो, इतना हार्ड वर्क करो कि आप अपना सपने को सच बना लो। तो लास्ट थॉट में आते हैं यहाँ पे, If 4 things are followed, having a great aim. See, if 4 things are followed, अगर आप ये 4 चीज़ें फॉलो करते हो अपनी ज़िंदगी में, जैसे कि फर्स्ट इन्होंने दिया है having a great aim, एक बहुत ही अच्छा एम रखना। दूसरा, acquiring knowledge और hard work and perseverance, then anything can be achieved। देखो, अगर आप इन 4 चीज़ों का आप लाइफ में फॉलो करते हो, लेकिन तो आप कुछ भी पा सकते हो। वो 4 चीज़ें क्या है? एक बहुत ही ग्रेट एम रखना है, बहुत ही जैसे आपको एक सपना देखना चाहिए कि अच्छा मुझे ये बनना है। तो उस सपने देखने के लिए फिर आपको क्या करोगे? वो सपने को साकार करने के लिए आप क्या करोगे? आप नॉलेज एक्वायर करोगे, उस चीज़ को रिलेटेड आप बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारे ज्ञान इकट्ठा करोगे, और उसके बाद उसके लिए आपका क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क आप बहुत करोगे। और परसिवरेंस मतलब कंसिस्टेंसी, मतलब आप ऐसा नहीं कि आपने आज बहुत अच्छे से पढ़ लिया और हाँ मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ तो मैंने बहुत ही मेहनत कर ली सिर्फ आज, लेकिन कल अगर आपने नहीं किया तो फिर आपका नहीं होगा। जैसे आप अगर रोज़ उस चीज़ के लिए मेहनत करोगे, रोज़ पढ़ाई करोगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक ही दिन में पढ़ लिया, थोड़ा 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 अगर आप जैसे रोज़ अच्छे से पढ़ोगे, बहुत मेहनत करोगे रोज़, परसिवरेंस मतलब जो लगे रहोगे, कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन रखोगे तो कुछ भी आप हासिल कर सकते हो। ठीक है, जैसे सेम चीज़ आपके एग्ज़ाम में भी अप्लाई होता है। जैसे कि आप ये तो नहीं कर सकते एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं सब कुछ पढ़ लूँगा जैसे और पूरा साल बिना कुछ पढ़े हम रहते हैं, ये चीज़ गलत है। रोज़ अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, रोज़ कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता एग्ज़ाम में फर्स्ट आने से या एग्ज़ाम में अव्वल आने से। ठीक है, see this what is the meaning of the last thought. See, he have given us a 4th thing. If you are following this 4th thing in life, then you can achieve anything in life. So what are those 4 things? First is that having a great aim, you should set a very high aim, and acquiring knowledge. And when you are setting a very high aim, you are going to acquire knowledge, isn't it? You have to acquire knowledge regarding the aim. You are going to work hard. Next, hard working and perseverance. You have to maintain a consistency. It doesn't mean perseverance here means consistency, okay? Means you have to be focused and you have to do it every day. It doesn't mean that today you have started studying and like for again 1 week or 2 weeks you are not going to study. You have to study every day. You have to study little every day. It doesn't mean that you have to study in one day everything. Little you have to set your aim, you have to set your goals, and in that you have to
study every day, maintaining consistency, only then you will be achieved. Okay, only then you will achieve anything in your life. So those were very positive thoughts, isn't it? When we all are becoming very positive now, I feel so positive. So now let us see our next topic, that is democracy. Okay, see democracy, I see what is democracy. In our country is also a democratic country, isn't it? And I hope all of you know the meaning also, where people have the rule, isn't it? Where people have the power. And what is India? India is a representative democracy. Okay, representative of the people. And who are these representative? They are being chosen by the people through the process of voting. Okay, through the process of election. So let us learn about that now. Okay, you may have noticed that we earlier mentioned representative of the people. This is one of the foundation stone of the system of governance adopted by most country of the world, democracy. See, when we were studying about the rules and governance here in this chapter, we have mentioned that assembly, there are some people who are in the assembly, and those are the representatives of people, isn't it? So those have been chosen by the people. So these representative of the people is one of the foundation stone of the system of governance, okay, which has been adopted by most of the country of the world, which is democracy. Okay, which is democracy, the countries which are democracy. सो देखो यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने देखा था, हमने पढ़ा था कि जो रूल्स कौन बनाता है, ऐसे एक असेंबली होती है जहाँ पे कौन होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लोगों के द्वारा चुने गए लोग। तो यही चीज़ जो है फाउंडेशन है, ठीक है, फाउंडेशन स्टोन है, क्योंकि वो लोगों ने चुना हुआ है, मतलब लोगों के हाथ में है पावर, है कि नहीं? तो यही चीज़ एक फाउंडेशन स्टोन है, किस चीज़ के लिए? सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के लिए। और कौन से गवर्नेंस के लिए? जो कौन से देश में ये जो फाउंडेशन स्टोन रहेगा? जो देश जिसने डेमोक्रेसी को अपनाया हुआ, जो मतलब लोकतंत्र, जैसे डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, है कि नहीं? मतलब लोगों के हाथ, लोगों का शासन, लोगों के हाथ में पावर। तो कोई भी देश जो डेमोक्रेटिक हो, तो उनका फाउंडेशन स्टोन क्या होता है? जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं। कैसे चुनते हैं उनको? इलेक्शन के द्वारा, वोटिंग दे के, ठीक है। उसके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो एक्चुअल मीनिंग हम देख लेते हैं डेमोक्रेसी का, लिटरल मीनिंग जो हम बोलते हैं। द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, डेमोस मीनिंग पीपल, डेमो यहाँ का मतलब, डेमोस का मतलब हो गया पीपल, एंड क्रेटोस मीनिंग रूल और पावर। सो डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स द रूल ऑफ द पीपल। देखो जो वर्ड का मीनिंग है यहाँ पे डेमोक्रेसी, डेमोस का मतलब है लोग, डेमोस, ठीक है, और जो क्रेटोस का मतलब है, जो 2 वर्ड से आए, ग्रीक वर्ड से, ठीक है, डेमोस और क्रेटोस। डेमोस का मतलब लोग, क्रेटोस का मतलब रूल या फिर पावर, तो लोगों का पावर, है कि नहीं, या फिर रूल ऑफ द पीपल। See here, the word democracy has been formed by 2 Greek words, that is the demos, and which means people, and kratos, which means rule or power. That means democracy literally means rule of the people. Okay, I hope आपको समझ आ रहा हो। बट कैन ऑल पीपल एक्चुअली रूल? देखो हमने बोल तो दिया जैसे रूल ऑफ द पीपल, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि सब लोग रूल करेंगे? क्या अभी जो गवर्नमेंट है, जो भी रूलिंग पार्टी है, ऐसा है कि जो सारे देश के लोग वहाँ पे जाके बैठ गए? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो इट इज़ क्लियरली नॉट पॉसिबल। इमेजिन देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन योर क्लास। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपके क्लासरूम को ही लेके देख लेंगे, ठीक है। Imagine there is a problem that your class wants to bring the attention of your school's principal. Maybe there is something wrong with the classroom or with the school's infrastructure, or perhaps you would like to propose a certain date for a field trip. Will the entire class go to the principal? It would clearly not be practical. In many school, classes have class monitor or class representative whom the whole class elected. Even if there is none, one representative can be selected for the specific purpose. It will be enough to send the representative to the people. यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल क्या पे दिया हुआ है, आपके क्लासरूम को ही लेके दिया हुआ है। अगर आपके क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, जैसे कि कोई प्रॉब्लम आ गई है, या फिर कोई स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिल्डिंग्स में, या फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, या फिर अगर आपको जैसे कोई फील्ड ट्रिप जाना है, तो आपको परमिशन तो लेनी पड़ेगी। किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? प्रिंसिपल से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो प्रिंसिपल को परमिशन लेने जाने के लिए क्या आपके सारी क्लास चले जाओगे प्रिंसिपल के ऑफिस में? सारे क्लास तो प्रिंसिपल के ऑफिस में आएंगे भी नहीं, है कि नहीं। वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे मतलब बहुत ही क्राउड इकट्ठा हो जाएगा, और प्रिंसिपल को समझ में भी नहीं आएगा, और उल्टा प्रिंसिपल गुस्सा करने लगेगा, है कि नहीं, या करने लगेगी। तो यहाँ पे क्या किया है, क्या सोल्यूशन क्या है? तो
बहुत से क्लास में, जैसे आपके क्लास में भी होता है ना, क्लास मॉनिटर चुना गया होता है जो मतलब मेंटेन करता है क्लास को, जैसे वाइट बोर्ड को भी मेंटेन करेगा, फिर ब्लैक बोर्ड को मेंटेन करेगा, वहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट प्रेजेंट, एब्सेंट, है कि नहीं। ऐसे ही एक लड़का के साइड से होता है, एक लड़की के साइड से होता है। तो ऐसे ही हमारे क्लास रिप्रेजेंटेटिव या क्लास मॉनिटर हम उसको बोलते हैं, या फिर रिप्रेजेंटेटिव जो आपकी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। अगर कुछ भी होता है तो वो ही जाके मतलब बताता है प्रॉब्लम, टीचर्स को जाके बताना है, कुछ भी होना है तो ऐसा नहीं कि पूरी क्लास चले जाओगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो मॉनिटर, जो रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किया गया है, तो वो जाके प्रिंसिपल के ऑफिस में जाएगा और उसको वो परमिशन लेगा जो भी प्रॉब्लम आई है। तो ऐसे ही देश में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। देश में भी ऐसे ही होता है, हम एक चुनते हैं लोग, ठीक है, वोटिंग के द्वारा चुनते हैं, और वो चुने हुए लोग असेंबली में बैठते हैं, लोकसभा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, लोकसभा। तो वहाँ पे वो फिर क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम हमारे यहाँ है वो वहाँ पे एड्रेस करेंगे, हमारी प्रॉब्लम को देखेंगे और वहाँ पे वो प्रपोज करेंगे, और उस हिसाब से वो रूल्स वगैरह बनाएंगे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ठीक है। See here, let me again explain in English the same term, okay, the same thing. So imagine there is a problem, okay, in your class, and you wanted to complain about it, and you wanted to go to the principal's office. Then like the problem might be of infrastructure, or your class wanted to go for some kind of field trip. So for that you need the permission of the principal, isn't it? But is it possible that the entire class will go to the principal and ask the permission? It is impossible, isn't it? If the entire class goes to the principal, then the principal will be angry, isn't it? And instead of giving permission, he will be saying no. So, and it is not practically also not possible. So what is the solution here? The solution is that entire class, our class, each class used to have a monitor, class captain or class representative, isn't it? From girl side one and from the boy side one. And they usually used to maintain the class, isn't it? When the teacher is not there, they will be going and calling some other teacher, and they used to maintain your board also, isn't it? Either it is or blackboard or whiteboard. So and they are the one who are going to address any problem of your class, and they are going to represent it. So same thing will be happened here, that class representative, the two of them, mostly we have two, isn't it? One from the girl and one from the boy side. So then two of them will be going to the principal office, and they will be telling, or they'll be asking the permission, isn't it? In that way you will be getting the permission. So same way, okay, in same way in our country also, see, we have a ruling party, isn't it? But it doesn't mean that all of us will be going there. Those ruling party, who are sitting in the Lok Sabha, they are our representative, means we have selected them. How? By the process of election, through voting, isn't it? So because it is not practical to go all of us and like be sitting over there. And in a country like India, where there is a huge population, you can never even imagine also, isn't it? It is the same principle as the state or national level. So this is what I have just explained you, okay. It is the same principle at the state or the national level. Through election, people vote for representatives who will be the elected member for their respective assembly. They are generally called member of legislative assembly or MLAs at the state level, and member of parliament or MPs at the national level. देखो, जो कि स्टेट लेवल और गवर्नमेंट लेवल में क्या है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था ना क्लासरूम का एग्जांपल देके, ऐसे ही देश को चलाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करेंगे। तो उसको चूज़ कैसे करेंगे, वोट करके चूज़ करेंगे, और वो रिप्रेजेंटेटिव क्या है, हमारे रिस्पेक्टिव असेंबली में हमारे साथ वहाँ पे रहेंगे। जैसे कि MLA हमारे होते हैं, MLA जैसे स्टेट लेवल पे क्या होते हैं, MLAs होते हैं कि नहीं, तो हम इनको भी जैसे एक एक रिप्रेजेंटेटिव होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में से, फिर उनको हम वोट देते हैं कि नहीं, और तो वो MLA बन जाते हैं। तो ऐसे ही स्टेट लेवल में MLA होते हैं, और नेशनल लेवल पे क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। ये होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट हाउस है वहाँ पे, जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा रहता है कि नहीं। लोकसभा क्या है, लोकसभा में वो लोग हैं जो कि डायरेक्टली इलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। लेकिन राज्यसभा में क्या है, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए। लेकिन ये इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बात है, अभी ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं बता रही हूँ। आप जब बड़ी क्लास पे जाओगे तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ोगे, ठीक है। So don't worry. See here, so in the state level, through elections, people used to vote for their representative, okay, state level or national level. And in the state level, who are those? Those are the member of legislative assembly. I hope you have often heard the term also MLAs, isn't it? Who is the MLA of your constituency, like that? And that is in the state level. And another is member of parliament or the MPs at the national level. See, the parliament house, in the parliament house we have two houses, okay.
One is Lok Sabha and another is Rajya Sabha. And in the Lok Sabha are those who are been directly elected by the people during general election, okay, and Rajya Sabha members are those who are indirectly elected, means they are the representative of the states, okay. About this I am just mentioning it and giving you just an information, okay, which we will learn properly in your higher classes, okay. So all these members discuss laws, problems and solutions in the assembly, and through dialogues and debate try to convince each other whenever there are different opinions. So these members which we have elected, okay, they are going to discuss the laws, the problems, whatever problems our states are facing or our regions are facing, and they are trying to get the solutions, okay, in the assembly through dialogue or through debate, and they try to convince each other, because every one of us have a different opinion, isn't it, and we need to agree upon everything. So इन दैट वे दे ट्राई टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम. तो यहाँ पे क्या है, जो ये मेंबर है जो हमने जिनको इलेक्ट कर रखा है, ये क्या करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. कहाँ पे, असेंबलीज़ में, ठीक है. और ये कैसे डिस्कस करते हैं, या फिर के बातचीत करके करेंगे, डायलॉग के थ्रू करेंगे, या फिर डिबेट होता है वहाँ पे, क्यों, और एक दूसरे को ये कन्विंस करने की भी कोशिश करेंगे. क्यों, क्योंकि हर किसी का ओपिनियन अलग होता है कि नहीं, हर किसी का जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो अलग होता है. तो एक दूसरे के साथ आपको क्या होना चाहिए, कन्विंस भी करना चाहिए, होना चाहिए. तो इस तरीके से क्या करते हैं, सोल्यूशन ये निकालते हैं. यहाँ पे इस चीज़ को लेके भी एक एग्जांपल है, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है. लाइक एनी मॉडर्न डेमोक्रेसी, देयरफॉर इंडिया इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. तो देखो, हम इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम बोलते हैं ना, तो कैसी डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. क्योंकि डेमोक्रेसी के भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोल के होता है, ठीक है. तो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब डायरेक्टली हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे जाएंगे हमारे लिए, है कि नहीं. सो इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. जो हमारा भारत का डेमोक्रेसी है, जो वर्ल्ड्स का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी दुनिया का, ठीक है. तो डेमोक्रेसी इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विद 970 मिलियन वोटर्स इन 2024. देखो ये 2024 में कितना डेटा निकला है वोटर्स का, 970 मिलियन, इतने लाख वोटर्स हैं. इन प्रिंसिपल ऑल इंडियन सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 18 हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन दिस इलेक्शंस. अगर देखो, जैसे मैं आपको ये वोट बताई जा रही है, वोटर्स बताई जा रही है, इससे ये इलेक्शंस बोल रही हूँ. देखिए, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कौन करते हैं, वोट्स कौन करते हैं, जो कि 18 साल के हैं या 18 साल से ज़्यादा है. और इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. तो यहाँ पे आपको दिया नहीं हुआ है, जस्ट मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ, ठीक है. तो अगर आप 18 वर्ष के हो जाएंगे, तो आपने भी सुना होगा ना कि आपकी वोटर ID बन जाएगी. तो जब कब बनेगी, जब आप 18 वर्ष के हो जाओगे, ठीक है. तो आप फिर आपका राइट बन जाएगा कि आप वोट दे सकते हो. किसको आपको वोट देना है वो आपकी मर्जी होती है, ठीक है. तो सी हियर India, okay, our country is the largest democratic country in the world with 970 million voters in the year 2024. And in principle, that all Indian citizens who are above the age of 18 or are of the age 18 and above, okay, they have the right to vote and right to participate in the election. And see this, what is this term called, universal adult franchise. Okay, this is not mentioned here, but just for your information I am just telling you, you will learn about it. Okay, don't worry, you are only in class 6 now, you have so many things to learn, isn't it? So that is the concept. I hope it is clear. Imagine, so here one more example is here, okay, of direct democracy. So let us try to understand the term direct democracy. Imagine that your class is planning to go for a picnic. There are two possible places, A and B. The class discuss the pros and cons, means the positive side and the negative side, okay, distance, time, cost, availability of basic facilities, etc. It becomes difficult to arrive at a decision. So your teacher decides that voting can solve the problem. The number of students in favor of place A raise their hands, and the number of students in favor of place B raise their hands. The decision is taken by whichever option gets a larger number of raised hands. This process is called voting. This is a case of direct democracy where every student opinion was taken to finalize the place. So here one example of direct democracy has been given again, okay. So imagine your class is planning for a picnic and you have two places there, okay, and out of that two places you have to choose one.
So you have already decided everything, the pros and the cons, the positive side and the negative side, like the distance, time, the cost, what will be the cost, the availability of basic facilities. So it becomes difficult where you are not able to decide, your class is not able to decide. Some are saying A and some are saying B. So now what the teacher has suggested, the teacher has suggested to vote. This is an example of voting. Okay, here you are not, it doesn't need that you need to reach the age of 18 here. This is a very simple voting. Okay, this is not an official voting. So here what the teacher have suggested, the number of students who wanted to go to place A will raise their hand, and the number of students who wanted to go to place B will again raise their hand. So whichever hands in whichever, if place A got number of hands, more number of hands raised, then it will be decided that they will be going to the A. That means what? Majority. If more number of students wanted to go to place A, then, and if lesser number of students wanted to go to place B, then what will happen? What will be your destination for picnic now? A. So what is this process called? This process is called democracy, where you have participated directly, isn't it? Directly you have participated, and where every student's opinion was taken, isn't it, to finalize the decision. So this is the example of direct democracy. Okay, तो यहाँ पे देखो, अगर आपको पिकनिक जानी है, अगर आपको क्लास को पिकनिक जानी है और दो जगह का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि ए और बी, और सारा कुछ डिस्कशन हो गया कि यहाँ पे इनके डिस्टेंस के बारे में, टाइम कितना लगेगा, कोस्ट क्या लगेगा, लेकिन फिर भी क्या डिसीजन नहीं हो पा रहा कि कौन से जगह पे जाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे प्लेस ए में जाना है, कुछ बच्चे बोल रहे प्लेस बी में जाना है, तो टीचर ने यहाँ पे क्या किया, टीचर ने एक सोल्यूशन निकाल के दिया। तो वो सोल्यूशन क्या है? वोटिंग। तो यहाँ पे वोटिंग का मतलब ये नहीं कि अगर आप 18 साल हो गए तभी दे सकते हो, ये एक आपका अनऑफिशियल वोटिंग है। मतलब जो वोटिंग जिसकी हम बात कर रही थी, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वो ऑफिशियल वोटिंग के बारे में बात कर रही थी मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि वोटिंग होगा, जो भी ज़्यादा, जितने बच्चे, जैसे ए नंबर में अगर ए की प्लेस के लिए अगर ज़्यादा बच्चे हाथ खड़े करेंगे तो ए में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे वहाँ पे जाना चाहेंगे वही डिसीजन होगा। इसका मतलब क्या है? मेजॉरिटी विंस, इजंट इट, जो ज़्यादा है वो जीतता है। तो ऐसे करके क्या यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो अभी हमने ये की, अभी हमने जो एग्जांपल देखा, इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वोटिंग। और कौन सा वोटिंग? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी मतलब डायरेक्टली यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स के ओपिनियंस को लिया गया और सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। तो ये क्या हो गया, डेमोक्रेसी, ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। द टर्म ग्रास रूट डेमोक्रेसी, देखो हमारा चैप्टर का नाम ग्रास रूट डेमोक्रेसी है ना, पार्ट 1, जो कि गवर्नेंस के बारे में इस चैप्टर में हमने देखा। अगले चैप्टर में हम क्या देखेंगे, लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में देखेंगे, अर्बन गवर्नमेंट्स के बारे में देखेंगे, जैसे पंचायती राज, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे द टर्म ग्रास रूट डेमोक्रेसी रिफर्स टू अ सिस्टम दैट enables and encourage the participations of ordinary citizen, the base of the pyramid we saw in figure 10 point on page ये। In such a system the citizen can have a say in the decision which affect them। तो ग्रास रूट का मतलब क्या है, जो फाउंडेशन होता है, जो सबसे निचला हिस्सा रहता है, जो लोकल लेवल में, मतलब जहाँ पे हर कोई पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि हम अभी देखेंगे विलेज पंचायत के बारे में, आपको वहाँ पे पता चलेगा, पंचायत में हर कोई वहाँ पे डिसाइड करता है, हर कोई वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। तो वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ग्रास रूट लेवल, ठीक है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जहाँ पे सबको एनकरेज होता है, सबको एनकरेजमेंट मिलता है और सब वहाँ पे क्या होता है, पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम में क्या होता है, हर कोई नागरिक वहाँ पे उनका डिसीजन को वहाँ पे रख सकते हैं, उनके ओपिनियन को वहाँ पे रख सकते हैं। तो वी विल स्टडी मोर फीचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द नेक्स्ट 2 चैप्टर एंड ऑल्सो इन द लार्जर ग्रेड। तो इसके जो इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में और हम पढ़ेंगे, जो अगला आपका 2 चैप्टर है उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे, और जब आपकी बड़े क्लास मतलब हायर क्लासेस में और अच्छे से इसको और देखेंगे। सी हियर द टर्म द ग्रास रूट डेमोक्रेसी, इट मीन्स अ सिस्टम, ओके, where everyone has a say, okay, where everyone is allowed to encourage and allowed to participate on the any decision making process. For example, in the upcoming chapters we are going to learn about the village panchayat, where you will see that each and everyone are participating in the decision making process. So that is known as the direct democracy, which we have just learned, isn't it? So this term is known as grassroots democracy, okay, from the base, the foundation, the local, in the local level, like in the pyramid, this is the pyramid, isn't it? So this is the base and this is the highest level, like it is like that, isn't it? So this is the base, and this base, if the base is strong, then what will happen, this pyramid will be very strong. So here, in order to make this pyramid very strong, what you have to do, you have to encourage, you have to make democracy strong at the grassroots level also, that is the foundation level, okay.
and we are going to study more about this Indian democracy in our next two chapter and in our later grades. So with this we have completed our chapter. Do comment, okay, do comment in the comment section how do you find this chapter, okay, and also don't forget to like, share and subscribe because I really need your support now. All right, and thank you for listening me, and we'll again see you in my next video with a new chapter. Thank you everyone.